नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड मिथोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। तो एग्जाम के एक पूर्व संध्या पे अर्थात एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आया हूँ। तो चलिए ये रैपिड फायर क्वेश्चन जो है बनाया जाए, सॉल्व किया जाए। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ एग्जाम और उसके अगले दिन जो होने वाले आरपीएससी क्यूरेटर के एग्जाम में भी है, और इन फ्यूचर किसी भी म्यूजियोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सेशन जो है काफी स्पीड में होने वाला है। अगर यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लेंगे और उसका आंसर टिक लगाएंगे और उसके बाद आंसर मिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ कंजर्वेशन इज ए डॉक्यूमेंट एज। संरक्षणकर्ताओं की आचार संहिता एक दस्तावेज है जो फर्स्ट इज बाउंडिंग अपॉन एवरी कंजर्वेटर, प्रत्येक संरक्षणकर्ता के लिए बाध्यकारी है। सेकंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर कंजर्वेटर्स, संरक्षणकर्ताओं को दिशा निर्देश प्रदान करता है। थर्ड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू कंजर्वेटर एज वेल एज जनरल पब्लिक, संरक्षणकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को दिशा निर्देश प्रदान करता है। और फोर्थ हैज बिकेम रेडक्टेंट विथ टाइम, समय के साथ निरर्थक हो गया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है। ये कंजर्वेटर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक रास्ता देता है कि इस रास्ते पे आपको चल के काम करना है। जरूरी नहीं कि कोड ऑफ एथिक्स का फुल्ली एकदम जितना दिया गया उसी के हिसाब से पालन हो, और ये बाध्यकारी नहीं है। और ये जनरल पब्लिक के हिसाब से नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें जितने जो कोर्स एथिक्स दिए गए हैं वो कंजर्वेशन से रिलेटेड रहते हैं। तो वो कंजर्वेटर को ही फॉलो करना होता है। जनरल पब्लिक जो है उनके लिए गाइडलाइन जो है वो अलग तरीके से दिए गए हैं। और ये समय के साथ ये खराब नहीं हुआ, इसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट ही होते गया है। और लोग इसी के आधार लेके कंजर्वेटर्स लोग अपना काम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, म्यूजियम एयर इज कंसिडर्ड ड्राई व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। हवा संग्रहालय की हवा शुष्क मानी जाती है यदि सापेक्ष आर्द्रता पहला एट 25%, 75% पर है। दूसरा बिलो 35%, 35% से नीचे है। थर्ड एबव 35%, 35% से ऊपर है। और चौथा बिटवीन 55 to 65%, 55 से 65% के बीच है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका 70, ऑप्शन 2 बिलो 35। देखा जाए तो 75 वाला जो पोर्शन हो जाता है या 50 से ऊपर जितने जो हम लोग देखते हैं आरएच, तो वो समझिए कि उसमें हवा पानी की मात्रा ज्यादा है, अर्थात वो ड्राई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ये जो है लगभग सब ऊपर के रेंज को दिखा रहा है, जहाँ पे हवा में नमी की मात्रा अच्छी खासी है। दैट्स ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इकोफोम स्टैंड फॉर। इकोफोम का अर्थ है पहला द इंटरनेशनल कमिटी फॉर न्यू म्यूजियोलॉजी, नया संग्रहालय विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। दूसरा द इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम, संग्रहालयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। तीसरा द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर म्यूजियोलॉजिस्ट, संग्रहालय विज्ञानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद। और चौथा इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियोलॉजी, संग्रहालय विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है, द इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियोलॉजी, संग्रहालय विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर ए मेजर कॉज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज, स्पेशली दोज बिल्ट ऑफ। सल्फर के ऑक्साइड उन निर्मित विरासतों के क्षरण के प्रमुख कारण हैं जिनके निर्माण में निम्न प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है। पहला मार्बल संगमरमर, दूसरा खोंडेलाइट, तीसरा ग्रेनाइट और चौथा सैंडस्टोन बलुआ पत्थर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। जैसा कि जानते हैं कि सल्फर के ऑक्साइड जो है वो एयर के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो कि मार्बल के लिए बहुत ही खराब होता है। दैट्स वाई इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैलिको म्यूजियम अहमदाबाद इज फेमस फॉर इट्स। कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद किस संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? पहला ब्रॉन्ज कलेक्शन, कांच संग्रह। दूसरा टेक्सटाइल कलेक्शन, वस्त्र संग्रह। तीसरा एथनोग्राफी कलेक्शन, निवंश विज्ञान संग्रह। और चौथा पाम लीफ कलेक्शन, तारपत्र संग्रह। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, वस्त्र संग्रह। टेक्सटाइल कलेक्शन के लिए ये कैलिको म्यूजियम फेमस है, यह अहमदाबाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स इज रिड्यूस्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट विल।
यदि किसी वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कम की जाती है तो वस्तु पर प्रकाश की तीव्रता पहला डिक्रीज कम हो जाएगी, दूसरा इंक्रीज बढ़ जाएगी, तीसरा नॉट चेंज तीव्रता नहीं बदलेगी और चौथा डिक्रीज डिक्रीज 2 टाइम्स तीव्रता 2 गुना कम हो जाएगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 2। अगर हम लोग किसी भी लाइट के सोर्स को ऑब्जेक्ट के पास लेते जाते हैं तो वैसे वैसे उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी और जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे उसका लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। यहाँ पे डिक्रीज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स घटेगी नहीं, वो तो और ही बढ़ेगी। और नॉट चेंज का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स जनरली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई लेवल हाई लेवल ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहालय वस्तुएं आमतौर पर प्रकाश के उच्च स्तर से अप्रभावित रहती है? पहला पेंटेड लेदर ऑब्जेक्ट्स, चित्रित चमड़े की वस्तुएं, सेकंड टेक्सटाइल कपड़ा, थर्ड मिनिएचर पेंटिंग्स लघु चित्र और चौथा पोर्सलिन वेयर चीनी मिट्टी के बर्तन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 4 पोर्सलिन वेयर। जैसा कि जानते हैं जितने ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं और उसमें भी आपका जो लघु चित्र है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। कपड़ा उसके बाद आ जाता है, उसके बाद पेंटेड लेदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं और जितने जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिसमें पोर्सलिन वेयर भी आता है, चीनी मिट्टी के बर्तन भी आते हैं, वो लगभग ना के बराबर उस पर लाइट का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए साइक्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। साइक्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता, दूसरा कलर टेम्परेचर रंग का तापमान, तीसरा लाइट रेडिएशन प्रकाश विकिरण और चौथा सरफेस टेम्परेचर सतह का तापमान। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 1 है, ये सापेक्ष रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये मापता है साइक्रोमीटर और इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साइक्रोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि नेट या म्यूजियोलॉजी से संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका लगभग रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड बाय एन आर्ट म्यूजियम टू एक्वायर वर्क्स ऑफ आर्ट। एक कला संग्रहालय द्वारा कलाकृतियों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? ए डोनेशन दान, बी रिक्वेस्ट वसीयत, सी परचेज खरीद और डी एक्सकवेशन उत्खनन। तो नीचे कोड दिए गए हैं, कोड में से राइट कोड को सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 2 है, क्योंकि एक्सकवेशन के द्वारा हम लोग आर्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्वायर नहीं करते। यहाँ पे हम लोग एंटिक्विटीज मिलती है, पुरा वस्तुएं मिलती है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ए बी सी इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन बेसमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एन आइडियल प्लेस फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स। तहखाने को वस्तुओं के भंडारण के लिए आदर्श स्थान नहीं माना जाता है। रीजन ऑब्जेक्ट्स विच आर आउट ऑफ साइट आर आउट ऑफ माइंड, जो वस्तु दृष्टि से बाहर होती है वे दिमाग से भी बाहर हो जाती है। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे दिए गए करेक्ट ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। देखा जाए तो दोनों जो असर्शन और रीजन जो है वो दोनों सही है और जो रीजन है वो उसका सही व्याख्या नहीं की जा कर रहा है कि ऑब्जेक्ट विच आर आउट ऑफ साइट आर आउट ऑफ माइंड, की जो वस्तु दृष्टि से बाहर हो जाती है दिमाग से बाहर हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट का एक्सचेंजेस चलते रहता है, डिस्प्ले में अलग अलग तरीके से लगाए गए गए रहते हैं और म्यूजियम का एक रूल है कि वो लगभग 25 to 30% ही ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्ले करता है, बाकी को स्टोर में रखता है और टाइम आने पर उसका परमानेंट टेम्पोररी एग्जीबिशन के आधार पर वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स को निकालते रहता है और इससे वस्तु जो है बेसमेंट में रखने पर बेसमेंट में रखने पर उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो सही नहीं होता है, इसलिए उसका स्टोरेज जो है काफी स्पेसिफिक बनाया जाता है जहाँ पे उसका एनवायरमेंटल कंट्रोल और अच्छा बना रहे और कीड़े मकोड़े से भी वो मतलब बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आईपीएम इन म्यूजियम। संग्रहालयों में आईपीएम लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम है। ए एलिमिनेट द इंसेक्ट्स, कीड़ों को खत्म करे। बी कंटेन द इन्फेस्टेशन, संक्रमण को नियंत्रित करे। सी प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के प्रवेश को रोके और डी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की उपस्थिति का पता लगाए। नीचे कोड दिए गए हैं, उस कोड को से राइट ऑप्शन को चूज करें, सेलेक्ट करें।
चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन वन है। सबसे पहले हम लोग कीड़ा को एंट्री करने से ही रोक देते हैं, इंसेक्ट्स को एंट्री से ही प्रिवेंट कर देते हैं, तो सबसे पहला है। और आईपीएम जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट माना जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कीड़ा का प्रवेश रोक दिया गया और उसके बाद भी कोई कीड़ा का प्रेजेंस है या नहीं, मतलब इंसेक्ट्स का प्रेजेंस है या नहीं स्टोर रूम में या कहीं भी, और उसके बाद अगर दिखता है कि हाँ प्रेजेंस है, तो उसके हम लोग इन्फेस्टेशन को, संक्रमण को रोकेंगे, और उसके बाद जो भी कीड़ा वहां पे है उसको खत्म किया जाएगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेक्ट्रम इज एन, स्पेक्ट्रम एक, पहला फायर प्रोटेक्शन सिस्टम अग्नि सुरक्षा प्रणाली है, सेकंड डिस्प्ले सिस्टम प्रदर्शन प्रणाली है, थर्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम प्रलेखन प्रणाली है, और चौथा स्टोरेज सिस्टम भंडारण प्रणाली है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन थ्री है, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है। और इससे संबंधित और भी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के बारे में अगर जानना है तो आप हेरिटेज मैनेजमेंट म्यूजियोलॉजी जो बुक है, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हो। उसमें दो तीन और भी सिस्टम है जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रोल ऑफ प्रिवेंटिव कंजर्वेशन इन ए म्यूजियम इज टू, किसी संग्रहालय में निवारक संरक्षण की भूमिका निम्न है। ए, ट्रीट द एजेंट्स ऑफ डिटोरिएशन, क्षरण के कारकों का उपचार। बी, ब्लॉक द एजेंट्स ऑफ डिटोरिएशन, क्षरण के कारकों की नाकाबंदी। सी, अवॉइड द एजेंट्स ऑफ डिटोरिएशन, क्षरण के कारकों से बचाव। और डी, मिनिमाइज द एजेंट्स ऑफ डिटोरिएशन, क्षरण के कारकों को न्यूनतम करना। वीडियो को पॉज कीजिए और उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है, ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर हम लोग प्रिवेंटिव कंजर्वेशन की बात हो रही है, मतलब कि बीमारी लगने से पहले का ही बचाव है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट आ गया मतलब उपचारात्मक कंजर्वेशन, मतलब क्यूरेटिव कंजर्वेशन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ऐसे ही हट जाता है। तो बी सी डी बचता है, जो कि ऑप्शन थ्री में है, राइट आंसर है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन द एथिक्स ऑफ कंजर्वेशन रिकमेंड्स द यूज ऑफ रिवर्सिबल मटेरियल फॉर ट्रीटमेंट। अभिकथन संरक्षण की नैतिक उपचार के लिए परिवर्तित सामग्री के उपयोग की सिफारिश करती है। रीजन, नॉट मच इज नोन अबाउट द लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन कंजर्वेशन। संरक्षण में प्रयुक्त सामग्रियों के दीर्घकालिक व्यवहार के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन थ्री है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे का सही भी, मतलब दोनों जो असर्शन और रीजन है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। और परंतु यहाँ पे भी जो रीजन है वो असर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा, वो सही तरीके से उसको इंटरप्रिटेट या एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्योंकि लगभग हर ऑब्जेक्ट जो है वो काफी ज्यादा पुराने हो जाते हैं, और उतने टाइम में उसमें क्या क्या चेंजेस आया वो लगभग 100 150 साल के चेंजेस में देखने पर पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उसका एनवायरमेंट चेंज अलग रहता है। तो एक प्रकार से ये जो है वो रिवर्सिबल मटेरियल के कंजर्वेशन से रिलेटेड बात नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है। और जबकि रिवर्सेबल मटेरियल्स की जो बात करते हैं, तो ये जो है कंजर्वेशन में रिकमेंड किया जाता है कि जब भी हम कंजर्वेशन करें तो वो रिवर्सिबल हो, जब भी उसमें कोई खराबी आने लगे कंजर्वेशन करने के बाद भी, तो उसको पुनः अपने पुरानी स्थिति में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर लेबलिंग या मार्किंग द ऑब्जेक्ट इज, वस्तु पर लेबल चिन्ह लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। फर्स्ट, एनी टाइम आफ्टर एक्विजिशन, अधिग्रहण के बाद किसी भी समय। सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर एक्विजिशन, जब वस्तु के अधिग्रहण पर विचार किया जा रहा है। थर्ड, बिफोर डिस्प्ले इन द गैलरी, गैलरी में प्रदर्शन से पहले। और चौथा, इमीडिएटली अपॉन एक्सेसिंग, परिग्रहण के तुरंत बाद। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन फोर है, जैसे ही एक्सेशन नंबर मिलता है उसी समय हम लोग को ऑब्जेक्ट पर मार्किंग कर देना होता है, तो इसलिए इमीडिएटली अपॉन एक्सेसिंग। और ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल मतलब निराधार है। अधिग्रहण के किसी के बाद फिर ऐसा नहीं किया जाता है। और जब सोचते हैं कि कंसीडर किया जाता है एक्विजिशन पे, जब तक फाइनली एक्विजिशन नहीं हो जाता है तब तक नहीं मार्किंग कर सकते हैं। और जैसे ही एक्विजिशन होता है उसी टाइम मार्किंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यूनेस्को इज एन, यूनेस्को एक इंटर इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर सरकारी संगठन है। सेकंड, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन है। थर्ड, नॉन अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन, गुट निरपेक्ष संगठन है। और फोर, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर सरकारी संगठन है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी
अंतर सरकारी संगठन है, मतलब कि ऐसी संस्था है जो कि सारे गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करती है, सारे गवर्नमेंट इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फुल फॉर्म ऑफ आईपीएम यूज्ड फॉर प्रिवेंटिव कंजर्वेशन इन म्यूजियम इज। संग्रहालयों में निवारक संरक्षण के लिए उपयुक्त आईपीएम का पूर्ण रूप है। पहला, इंटरनल प्रिवेंटिव कंजर्वेशन मैनेजमेंट, आंतरिक निवारक संरक्षण प्रबंधन। सेकंड, इंटरनल पॉलिसी मैनेजमेंट, आंतरिक नीति प्रबंधन। थर्ड, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन। और फोर, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एकीकृत परियोजना प्रबंधन। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर दीजिए। चलिए आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, एकीकृत कीट प्रबंधन है। जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आप लोगों ने देखा कि आईपीएम में कितने स्टेप लिए जाते हैं पेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनफायर्ड सेरामिक ऑब्जेक्ट्स आर इजिली अफेक्टेड बाय। बिना पकी मृतिका शिल्प किस कारक से आसानी से प्रभावित होती है? पहला, इम्प्रॉपर आरएच, अनुचित आरएच। सेकंड, वाटर जल। थर्ड, यूवी रेडिएशन, यूवी विकिरण। और चौथा, इम्प्रॉपर टेम्परेचर, अनुचित तापमान। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वाटर जल। जो अनफायर्ड सेरामिक्स होते हैं वो पानी के प्रभाव उस पर सबसे ज्यादा पड़ते हैं, और वो पानी पड़ने पर धीरे धीरे वो कमजोर होते चले जाते हैं, और कब एक टाइम ऐसा आता है कि वो टूट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट लेवल इज। प्रकाश की माप की इकाई है। पहला वाट, दूसरा माइक्रोलक्स, तीसरा माइक्रोवाट और चौथा लक्स। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है म्यूजियोलॉजी से संबंधित एग्जामों में। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 4 है, लक्स। लक्स जो है आप लाइट का मेजरमेंट का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम्स वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था? फर्स्ट, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सेकंड, नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली। थर्ड, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद। चौथा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। काफी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो आपका मैथ लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करने वाला हो, या क्रोनोलॉजी में सजाने वाला हो। चलिए बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता ये सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द डिफिनेशन गिवन इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड्स। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम में दी गई परिभाषाओं में शामिल है। पहला, एनिमल आर्टिकल, पशु वस्तुएं। बी, कैप्टिव एनिमल्स, बंदी जानवर। तीसरा, सर्कस। और चौथा, ट्रॉफी वैजंतीन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड को सिलेक्ट करें। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 3 है, ए बी सी डी, चारों का चारों यहाँ पे होता है। क्योंकि ये वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो एनिमल आर्टिकल्स मतलब जानवरों से जो भी चीजें प्राप्त होती है वो भी इसमें ऐड होते हैं, और खासकर लेदर, हॉर्न, आपका आइवरी, ये सारी चीजें। कैप्टिव एनिमल्स, किसी भी जानवर को अगर बंदी बना के रखते हैं तो वो, सर्कस में भी आप लोग को ढेर सारे जानवर देखने को मिलते हैं तो उसमें भी आ जाता है। ट्रॉफी, ट्रॉफी में जिस पहले के राजा महाराजा किस तरीके से किसी जानवर का शिकार करने के बाद उसके फेस, जैसे हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया, आपका शेर हो गया, तो उसका एक सिर जो है वो माउंट कर देते थे, तो वो ट्रॉफी भी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल इज। कार्बनिक पदार्थों पर प्रकाश का प्रभाव। पहला, फास्ट एंड ड्रास्टिक, शीघ्र और कठोर होता है। सेकंड, स्लो बट क्यूमुलेटिव, धीमा लेकिन संचयी होता है। थर्ड, फास्ट बट क्यूमुलेटिव, शीघ्र लेकिन संचयी होता है। और फोर्थ, स्लो बट ड्रास्टिक, धीमा लेकिन कठोर होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, स्लो बट क्यूमुलेटिव। देखते हैं कि लाइट का जो इफेक्ट है वो काफी स्लो होता है, बट उसका प्रभाव जो है वो हमें धीरे धीरे बाद में दिखना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द ओल्डेस्ट पब्लिक म्यूजियम इन यूके इज सिचुएटेड इन। ब्रिटेन में सबसे पुराना सार्वजनिक संग्रहालय किस विश्वविद्यालय में स्थित है? पहला, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दूसरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीसरा, योर्क यूनिवर्सिटी। और चौथा, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी।
गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये सबसे ओल्डेस्ट पब्लिक म्यूजियम है यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मार्किंग द ऑब्जेक्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए अनुशंसित नहीं की जाती है? पहला सीमेंट, दूसरा लेकर एंड इंक, तीसरा कार्बन ब्लैंक इंक और चौथा आर्टिस्ट ब्रश। हिंदी में देखा जाए तो सीमेंट, दूसरा लाख और स्याही, तीसरा ब्लैक कार्बन स्याही और चौथा कलाकार ब्रश। ये काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, सीमेंट। सीमेंट से किस चीज की मार्किंग की जाती है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब बड़े से पेड़ से लिखने वाला काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आईकॉम स्टैंडिंग कमेटी फॉर म्यूजियम डिफिनेशन इज कॉल्ड। आईकॉम की म्यूजियम की परिभाषा के लिए स्थायी समिति निम्न में से कौन सी है? पहला एमडी आईकॉम, दूसरा आईकॉम डिफाइन, तीसरा डेफ आईकॉम और चौथा डिफाइन आईकॉम। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आईकॉम डिफाइन। ये कमेटी जो है आईकॉम में म्यूजियम का डिफिनेशन जो है बार बार चेंज जो करते रहती है और उसमें देख बताते क्वेश्चन ही आते रहता है कि उसमें डिफिनेशन में कौन कौन से नए वर्ड्स जोड़े गए हैं, कौन कौन से वर्ड्स हटाए गए हैं, वो यही कमेटी करती है। जो कि हमारे पढ़ने मतलब हमारे सिलेबस को काफी ज्यादा हार्ड कर देती है। हार्ड या करती है तो ज्यादा चीज याद रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 26, इन केस ऑफ डोनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ए म्यूजियम द म्यूजियम चेक्स दैट। संग्रहालय को वस्तुएं दान करने के मामले में संग्रहालय जांच करता है कि द डोनर इज नॉट बैंकरप्ट, दाता दिवालिया नहीं है। सेकंड, द डोनर इज ए पर्सन ऑफ रिप्यूट, दाता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तीसरा, द डोनर इज एन एक्सपर्ट, दाता एक विशेषज्ञ है। और चौथा, द डोनर हैज लीगल राइट टू ऑब्जेक्ट्स, दाता के पास वस्तुओं का कानूनी अधिकार है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। जनरल क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए आप लोगों का। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन 4। हमारे हम उसी चीज को डोनेट कर सकते हैं जिस पर हमारा कानूनी रूप से अधिकार होगा। अब जिसका कानूनी रूप से अधिकार ही नहीं है, वो बोलेंगे कि भाई ये चलो तुम्हारा है। मैं बोल दूं आप लोगों के लिए कि ताजमहल आप लोग का हुआ, लाल किला आप लोग का हुआ, तो ऐसा थोड़े है कि सर जी बोले आपका तो लाल किला है ही नहीं, तो आप कहाँ से दान कर सकते हैं? तो वैसा वाला कंडीशन है। बाकी जो चीजें हैं वो अलग मैटर करता है, दाता दिवालिया, बैंकरप्ट है कि नहीं, प्रतिष्ठित है या नहीं, या एक्सपर्ट है या नहीं। सबसे पहले होता है कि वो जो डोनेट कर रहा है वो उसके पास कानूनी अधिकार है या नहीं। बाकी चीजें बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, निकोलस रोएज वर्क्स ऑफ आर्ट हैव बीन टर्म्ड एज आर्ट ट्रेजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग? पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम 1972 के तहत निकोलस रोएरिच के कलाकृतियों को भारत सरकार द्वारा कला खजाना कहा गया है कि यह वह किस देश का था? पहला इंग्लैंड, दूसरा स्पेन, तीसरा रशिया, चौथा पुर्तगाल। पोर्टुगल या पुर्तगाल? पोर्टुगल। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 3, रशिया। जो निकोलस रोएरिच है वो रशिया से बिलोंग करते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेशनल म्यूजियम डेज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष किस माह में मनाया जाता है? पहला जुलाई, दूसरा जून, तीसरा अप्रैल, चौथा मई। वीडियो को पॉज कीजिए। अरे आप लोग इतना स्पीड में आंसर दीजिएगा तो लगता है कि आई मतलब म्यूजियोलॉजी के जितने जो एग्जाम आप लोगों से बोलेंगे कि बस कीजिए, मैं आप लोग को जल्दी ही सारा चीज आप जो चाहते हैं मिल जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो है मे है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, अभी 18 मई को तो मनाया गया था, कोलकाता में उसका एक्सपो भी लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, म्यूजियम एसोसिएशन यूके वाज फाउंडेड इन द ईयर। म्यूजियम एसोसिएशन यूके की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट 1949, सेकंड 1849, थर्ड 1889 और फोर्थ 1989। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3, 1889 में म्यूजियम एसोसिएशन यूके की स्थापना हो जाती है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में माँ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ह्यूमिडिटी लेवल इन म्यूजियम। संग्रहालय में आर्द्रता के स्तर की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला यूवी मीटर, दूसरा थर्मोमीटर, तीसरा पीएच मीटर और चौथा हाइग्रोथर्मोग्राफ। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है, थर्मो हाइग्रोग्राफ के द्वारा हम लोग ह्यूमिडिटी लेवल मेजर करते हैं म्यूजियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू कैनेडियन कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट ऑल एजेंट्स ऑफ डिटोरेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कनाडा संरक्षण संस्थान के अनुसार क्षरण के सभी कारकों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? वीडियो ऑप्शन 1 9 कैटेगरीज 9 श्रेणियां, दूसरा 8 कैटेगरीज 8 श्रेणियां 8 श्रेणियां, तीसरा 10 कैटेगरीज 10 श्रेणियां और चौथा 7 कैटेगरीज 7 श्रेणियां। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर दीजिए। ये काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है, 10 श्रेणियां। जबकि अगर हम लोग आईकॉम का देखते हैं रूल्स तो उसमें 9 कैटेगरी में बांटा गया है। और ये कैटेगरीज आप वीडियो पॉज करके इसका देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी है, जैसे फिजिकल फोर्स, फायर, टेस्ट, लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। पांचवें में करेक्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, छठे में थिप्स एंड वेंटलाइज, 7 में वाटर है, 8 में पोल्यूटेंट्स है, 9 में इन करेक्ट टेम्परेचर और 10 में डिसोसिएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज फिजिकल डैमेज टू ऑब्जेक्ट इन ए म्यूजियम? निम्नलिखित में से किस कारण से संग्रहालय की वस्तुओं को भौतिक नुकसान पहुंच सकता है? पहला प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अनुचित दस्तावेजीकरण, दूसरा इलिजिबल लेबल्स ऑन एग्जिबिट्स, प्रदर्शनों पर अपर्सनीय लेबल, तीसरा टचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय पब्लिक, दर्शकों द्वारा वस्तुओं को छूना, और चौथा राउंड द क्लॉक एयर कंडीशनिंग ऑफ द गैलरी, दीर्घाओं का 24 घंटे वातानुकूलन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये सिंपल टाइप का, अगर आप किसी मतलब जनरल लाइफ में जो चीजों को समझ सकते हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कोई हार्ड वाला बात नहीं। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। दर्शकों द्वारा वस्तुओं को छूना, सबसे पहले भौतिक नुकसान पहुंचाने के लिए आप उसे ऐसे जगह पे रखेंगे कि कोई उसे टच ना करे। और अगर कोई पब्लिक उसे टच कर रहा है तो समझिए कि उसका भौतिक नुकसान होना एकदम असंभावी है, मतलब फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 33, इन ए म्यूजियम if the light level control be brought under the recommended level, the other alternatives may be। किसी संग्रहालय में यदि प्रकाश स्तर को अनुशंसित स्तर से नीचे नहीं लाया जा सकता तो अन्य विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? पहला, यूज ऑफ ऑटोमेटिक स्विचेस, स्वचालित स्विचों का उपयोग। सेकंड, डिक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं और प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कम करना। तीसरा, कीप रोटेटिंग द एग्जिबिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्रदर्शनियों का समय समय पर बदलाव करना। और चौथा, रिड्यूसिंग एग्जीबिशन टाइम्स, प्रदर्शनी का समय कम करना। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, ए सी डी। हम लोग यहाँ वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी कम करेंगे तो वो लाइट का इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे। और यहाँ यूज ऑफ ऑटोमेटिक स्विचेस, स्वचालित स्विचों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। और समय समय पर अगर आप एग्जिबिट्स को रोटेट करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं तो वो भी बढ़िया है। और प्रदर्शनी का समय कीजिएगा तो प्रदर्शनी समय ही सिर्फ लाइट ऑन रख सकते हैं, बाकी टाइम आप लाइट ऑफ रखिएगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा देर तक टिका रहेगा। और ऑटोमेटिक स्विचेज की बात आ रही है तो वो वॉइस एक्टिवेटेड, मैं एक मीम देख रहा था जिसमें वॉइस एक्टिवेटेड बल्ब लगे थे चाइना वाले। अब वो बेचारा बोलते रहता है और पत्नी को डांटते रहता है, वो बल्ब जो है मतलब जलता है, चिल्लाता है तो बंद हो जाता है, फिर चिल्लाता है, फिर शुरू हो जाता है, मतलब बल्ब जलना शुरू हो जाता है। तो वो वाला कहानी मुझे यहाँ पे याद आता है कि ऑटोमेटिक स्विचेज भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? फर्स्ट 1900, सेकंड 1800, थर्ड है 1878 और फोर्थ है 1978। वीडियो को पॉज कीजिए। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्किंग ग्रुप्स ऑफ सीआईडीओसी? निम्नलिखित में से कौन सा सीआईडीओसी के कार्य समूह है? पहला, एथनो वर्किंग ग्रुप, निर्जातीय कार्य समूह। सेकंड, डाटा मॉडल वर्किंग ग्रुप, आंकड़ा प्रतिरूप कार्य समूह। तीसरा, आर्कियोलॉजिकल साइट वर्किंग ग्रुप, पुरातात्विक स्थल कार्य समूह। और चौथा, डाटा एंड टर्मिनोलॉजी वर्किंग ग्रुप, आंकड़ा और शब्दावली कार्य समूह। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 2, ए बी सी डी। इसमें चारों के चारों जो पॉइंट है वो सीआईडीओसी के वर्किंग ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कंसीडर्ड अनसुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फर्नीचर फॉर म्यूजियम ऑब्जेक्ट? निम्नलिखित में से किस सामग्री को संग्रहालय की वस्तुओं के भंडारण हेतु फर्नीचर निर्माण के लिए अनुपयुक्त माना जाता है? फर्स्ट, अनसील्ड वुड, बिना सील की हुई लकड़ी। सेकंड, इनमलेटेड मेटल, तामचीनी धातु। थर्ड, एसिड फ्री बॉक्सेस, अम्ल मुक्त बक्से। और चौथा, ग्लास, कांच। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 1 है, अनसील्ड वुड, बिना सील की हुई लकड़ी।
इसका उपयोग जो है हम लोग फर्नीचर के निर्माण में, कोई भी अगर स्टोरेज करना हो मटेरियल्स को, तो नहीं कर सकते हैं। हमें जो लकड़ी चाहिए वो सील किया हुआ मिलेगा, उसी से आपको म्यूजियम के जो भी स्टोरेज कंपार्टमेंट या फर्नीचर बनाने, उसमें आपको बनाना चाहिए। अगर ये चीज हो जाए तो चारों जो है आपका एसिड फ्री बॉक्सेस, ग्लासेस, एनेमल्ड ग्लासेस, मेटल जो है तामचीनी धातु, इन सारों का स्टोरेज फर्नीचर बनता है म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। लिस्ट वन में मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय, बी वॉर म्यूजियम युद्ध संग्रहालय, सी साइंस म्यूजियम विज्ञान संग्रहालय और डी आर्कियोलॉजी म्यूजियम पुरातत्व संग्रहालय। लिस्ट टू में एक्सकेवेटेड मटेरियल उत्खनन से प्राप्त सामग्री, सेकंड शिप रैक्स डूबे जहाजों के अवशेष, थर्ड है यूनिफॉर्म एंड डेकोरेशन वर्दी और तमगे, और चौथा है ओल्ड कंप्यूटर्स पुराने कंप्यूटर्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आप इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेरीटाइम म्यूजियम्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका शिप रैक जितने जो होते हैं उसमें मेरीटाइम म्यूजियम बनते हैं, जो उनको बनाया जाता है। दूसरा वार म्यूजियम, वार म्यूजियम में आप लोग को जो भी यूनिफॉर्म है, डेकोरेशन है, आर्म्स एंड एमिनेशन है, ये भी सारी चीजें भी ऐड होती हैं। अगर हम लोग बात करें साइंस म्यूजियम का, तो साइंस से रिलेटेड जितने जो चीज है, जैसे कंप्यूटर, फोटोग्राफ्स, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये सारी साइंस से रिलेटेड जो भी, या मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं वो। और अगर आर्कियोलॉजी म्यूजियम की बात करते हैं, तो जो भी एक्सकेवेटेड मटेरियल है वो आपका आर्कियोलॉजी म्यूजियम में ही मिलता है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री जो है आपका पुरातात्विक संग्रहालय में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाइल मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं को चिन्हित करते समय संरक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विचार सबसे महत्वपूर्ण है? पहला विजिबिलिटी दृश्यता, दूसरा रिवर्सिबिलिटी प्रत्यावर्तनीयता, और तीसरा लिजिबिलिटी सुपाठता, और चौथा ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन टू है, रिवर्सिबिलिटी प्रत्यावर्तनीयता की अगर मार्किंग कर रहे हैं तो भाई चलिए, विजिबिलिटी कम होगा तो फिर से उसको लिख दिया जा सकता है, लिजिबिलिटी कम होगा तो फिर भी उसको कर लिया जाता है, ड्यूरेबिलिटी में कम होता है फिर भी कर लिया जाएगा, मगर रिवर्सिबिलिटी नहीं होगा तो भाई लिखने का कुछ लिखा जाएगा, कुछ वो पेन वाला हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि पेंसिल टाइप से लिखे चीज, जिससे फिर से उसे मिटाया जा सके और या उसको रिवर्सिबल कर किया जा सके। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए कंजर्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली वाज ओपन इन राष्ट्रपति भवन ऑन। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का आरंभ राष्ट्रपति भवन में कब हुआ? पहला 15 अगस्त 1949, दूसरा 24 अक्टूबर 1956, थर्ड 13 जनवरी 1948, और फोर्थ 26 जनवरी 1951। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन वन है, 15 अगस्त 1949। देखते हैं कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का अलग अलग स्टेप्स हैं, जैसे कि एक बार राष्ट्रपति भवन में उसका उद्घाटन होता है, एक बार नई बिल्डिंग में होता है, उसका नई बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा जाता है, फिर दूसरे बार भी उसका एक होता है। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो विकीपीडिया या बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे आपको इसका जानकारी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द एब्रिविएशन साइट्स स्टैंड फॉर, संक्षिप्त नाम साइट्स का अर्थ है। पहला कन्वेंशन ऑन इंक्रीज इन ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में व्यापार में वृद्धि पर समागम। सेकंड है कन्वेंशन ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेड इन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन जीवन की विलुप्त प्रजातियों में संस्थागत व्यापार पर समागम। तीसरा है कन्वेंशन ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर संस्कारी व्यापार का समागम। और चौथा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समागम। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेंशन्ड इन द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 प्रोटेक्ट्स ट्रेजर ऑफ आर्टिस्टिक, हिस्टोरिक एंड और आर्कियोलॉजिकल वैल्यू फ्रॉम इलीगल ट्रांसपोर्टेशन। पुरावशेषों तथा कला खजाना अधिनियम 1972 में उल्लिखित
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कलात्मक, ऐतिहासिक या प्रजातांत्रिक मूल्य के खजाने को अवैध परिवहन से बचाता है? पहला द कस्टम एक्ट 1962, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। दूसरा है द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931, करों का अंतिम संग्रहण अधिनियम 1931। तीसरा है द एंटीक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, प्रोसेस निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। और चौथा द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है आप उसका ऑप्शन वन है, द कस्टम एक्ट 1962। जानते हैं कि बाहर से कोई भी चीज लाना और यहाँ से ले जाना, दोनों में कस्टम जो है सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है उसे रोकथाम करने में। और जबकि अगर आप लोग को सोच रहे हैं द एंटीक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, तो ये कब का खत्म हो चुका है? ये जब भारत आजाद हुआ था उस समय लगाया गया था कि अंग्रेज लोग एंटीक्विटीज एक्ट मतलब एंटीक्विटीज को लेके न जाए, उस एंटीक्विटीज को रोकने के लिए ऑप्शन थ्री वाला एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच स्टेट एल्बर्ट हॉल म्यूजियम इज सिचुएटेड? एल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? पहला तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। राजस्थान वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल, राजस्थान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नेम द प्रोफेशनल बॉडी फॉर म्यूजियम पर्सनल इन इंडिया। भारत में संग्रहालय कर्मियों के पेशेवर निकाय का नाम बताइए। पहला म्यूजियम फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारतीय संग्रहालय फाउंडेशन। दूसरा म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय संग्रहालय संघ। तीसरा म्यूजियम मेंबर्स ऑफ इंडिया, भारत के संग्रहालय सदस्य। चौथा म्यूजियम प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया, भारत के संग्रहालय पेशेवर। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय संग्रहालय संघ। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस म्यूजियम वर अंडर सीएसआईआर बिफोर दे वर पुट अंडर एनसीएसएम? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान संग्रहालय एनसीएसएम के अंतर्गत आने से पहले सीएसआईआर के अधीन थे? पहला बीआईटीएम कोलकाता, दूसरा है बीआईटीएम बेंगलोर, तीसरा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई और चौथा नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन थ्री है, ए बी सी। आपका बीआईटीएम और नेहरू साइंस सेंटर, ये जो है आपका पहले सीएसआईआर के अंदर आता था, अब जो है एनसीएसएम के अंदर आता है, तो इसके लिए राइट आंसर थ्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द म्यूजियम इन लिस्ट वन विद देयर लोकेशन इन लिस्ट टू। सूची एक में दिए गए संग्रहालय को सूची दो में दिए गए उनके स्थानों के साथ मिलान कीजिए। पहला है स्मोलिन म्यूजियम, दूसरा है हर्मिटाज म्यूजियम, तीसरा है यूफीजी गैलरी, चौथा है विक्टोरियन एल्बर्ट म्यूजियम। लिस्ट टू है सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरेंस, लंदन और ऑक्सफोर्ड। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हमेशा रिपीट होते रहता है। इसमें से एक दो ऑप्शन चेंज हो सकता है, मगर बाकी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन म्यूजियम और कहाँ है उसका मिलते रहेगा। चलिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। एस्मोलियन म्यूजियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आता है। हर्मिटाज जो है सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में आता है। यूफीजी गैलरी आपका फ्लोरेंस इटली में है और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम आपका लंदन में है, ब्रिटेन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आइकॉम सीसी कॉन्फ्रेंस इज, आइकॉम सीसी सम्मेलन है, पहला एनुअल वार्षिक, दूसरा वंस इन 5 ईयर 4 वर्षों में एक बार, तीसरा बाइनेनियल द्विवार्षिक और चौथा ट्राइनेनियल त्रिवार्षिक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ट्राइनेनियल त्रिवार्षिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कैन हैव कलेक्शंस ऑफ। एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में निम्न संग्रह हो सकता है। पहला फॉसिल्स जीवाश्म, दूसरा स्केलेटन्स ऑफ एनिमल जानवरों के कंकाल, तीसरा पॉट्स और ठीकरे और चौथा हर्बेरियम सीड्स। हर्बेरियम सीड्स। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। इसमें ये क्वेश्चन बनाना भी काफी इजी होता है, किसी एक पॉइंट को हटा दीजिए, आपका बाकी आंसर मिल जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन टू है, ए बी डी। यहाँ सी पोर्ट्स और ठीकरे को हटा दीजिएगा, आपका बाकी चीजें मिल जाएंगी। जीवाश्म फॉसिल जो है ये भी आपका नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अंतर्गत ही कलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप ए ऑप्शन को हटाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही गलत मतलब आपका विचार है, बिल्कुल नहीं हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पर्पस ऑफ कलेक्शन रिसर्च पॉलिसी इन म्यूजियम इज। संग्रहालयों में संग्रह अनुसंधान नीति का उद्देश्य है। पहला प्रोवाइड हायर एकेडमिक डिग्रीज टू स्टूडेंट्स, संग्रहालय छात्रों को शैक्षणिक डिग्रियां प्रदान करना। दूसरा डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर
इंक्यूरेटर संग्रहालयाध्यक्षों में वैज्ञानिक सोच का विकास करना। तीसरा, मेक द म्यूजियम यूजफुल, संग्रहालय को उपयोगी बनाना। और चौथा, पब्लिश रिसर्च पेपर, शोध पत्र प्रकाशित करना। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है, मेक द म्यूजियम यूजफुल। ये कलेक्शन रिसर्च पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गुवाहाटी डिक्लेरेशन बाय म्यूजियम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज रिलीज टू। म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया गुवाहाटी घोषणा पत्र किससे संबंधित है? पहला, म्यूजियम सेक्रेटरी, संग्रहालय सुरक्षा से। दूसरा, न्यू म्यूजियोलॉजी, नव संग्रहालय विज्ञान से। तीसरा, एंटीक्वेरियन लॉज, पुरावस्तु अधिनियम से। और चौथा, आर्कियोलॉजी पुरातत्व से। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, न्यू म्यूजियोलॉजी। न्यू म्यूजियोलॉजी से गुवाहाटी डिक्लेरेशन क्वेश्चन पूछता है। तो गुवाहाटी डिक्लेरेशन कब हुआ था, इसका आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, असर्शन द पर्पस द प्रोसेस ऑफ डीएक्सेशनिंग इज ओकेजनली यूज्ड बाय म्यूजियम। अपरिग्रहण की प्रक्रिया संग्रहालय द्वारा कभी कभी उपयोग की जाती है। रीजन, टू मीट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द म्यूजियम, ताकि संग्रहालय के परिपालन व्यय को पूरा किया जा सके। नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड को सिलेक्ट करें। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। पहला ऑप्शन तो सही है कि डीएक्सेशनिंग किया जाता है म्यूजियम्स के द्वारा, मगर यहाँ पैसे बचाने के लिए नहीं किया जाता है कि हाँ पैसा बचाया जा सकेगा, हम लोग डीएक्सेशनिंग कर देते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। डीएक्सेशनिंग तब की जाती है जब वस्तु अपने ओरिजिनल अवस्था में या वो पूरी खराब हो चुकी है, वो प्रदर्शित करने की अवस्था में नहीं होती, तब डीएक्सेशनिंग की जाती है। या कभी एक्सचेंज कर रहे होते हैं तब भी डीएक्सेशनिंग की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द वाशिंगटन कन्वेंशन एंड वाज एडॉप्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ मीटिंग ऑफ आईयूसीएन मेंबर्स। निम्नलिखित में से किसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इसे आईयूसीएन सदस्यों की एक बैठक के परिणाम स्वरूप अपनाया गया था? पहला, साइट्स उद्धरण, ये उद्धरण दूसरा वाला है वो साइट्स। अच्छा, मैं अभी बताऊंगा। दूसरा, वेनिस चार्टर। तीसरा है कन्वेंशन फॉर द सेफगार्ड ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए कन्वेंशन। और चौथा, द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन फॉर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है आपका 1 है, साइट्स उद्धरण। ये वाली बात नहीं है, वो साइट्स जो है हम लोग देखते हैं कि अभी पिछला वाला क्वेश्चन जो था साइट्स का एब्रीविएशन निकलने लिखने वाला, वो वाला था, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उदाहरण, इसका हिंदी जो है ट्रांसलेशन खराब है, मतलब यह गलत है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन एन एग्जीबिशन एरिया द टेम्परेचर 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस इज डिसाइडेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। किसी प्रदर्शन क्षेत्र में तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रखने का मुख्य आधार है? पहला, ह्यूमन कंफर्ट, मानवीय सुख सुविधा। दूसरा, नंबर ऑफ विजिटर्स टू द म्यूजियम, संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या। तीसरा, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन डिस्प्ले, प्रदर्शित वस्तुओं का प्रकार। और चौथा, अवेबिलिटी ऑफ फंड्स, धन की उपलब्धता। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 1 है, ह्यूमन कंफर्ट। 18 से 20 जो है वो ह्यूमन कंफर्ट के लिए दिया जाता है, मगर सबसे जो अगर बात करते हैं 18 से 25 तक का जो डिग्री के बीच का जो एरिया होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट की टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन डिस्प्ले जो है उस पर आधारित होता है। 18 से 25 तक का, 18 से 20 तक का नहीं। 18 से 20 तक ह्यूमन के लिए जो विजिटर्स हैं उनके लिए, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए तो 18 टू 25 तक के रेंज को, टेम्परेचर को माना जाता है। बढ़िया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाने वाला था। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि 18 से और 25 के बीच का जो सबसे निकटतम मान होगा ऑप्शन में, वो चूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ऑथर ऑफ द बुक म्यूजियम बेसिक्स द इंटरनेशनल हैंडबुक इज म्यूजियम बेसिक्स द इंटरनेशनल हैंडबुक। पुस्तक के लेखक कौन है? काफी जी क्वेश्चन, पहला इंडियन हूँ पर नहीं। दूसरा है सी बर्काउ। तीसरा है टी एम्ब्रोसन, टिमोथी एम्ब्रोसन क्रिस्पी पिन। और चौथा है गेरी थॉमसन। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। और ये बुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकता है, अगर आपको इसका आंसर गलत होता है तो आप जाके वहाँ पे पहले बुक डाउनलोड करें। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 3 है, टिमोथी एम्ब्रोसन क्रिस्पी पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इमरजेंसी प्लानिंग इन म्यूजियम। संग्रहालय में आपातकालीन योजना के पदों को सही क्रम से लगाएं। पहला, आइडेंटिफाई इमरजेंसी, आपात स्थिति की पहचान करना। दूसरा, एक्वायरिंग इमरजेंसी सप्लाई, आपातकालीन सामग्री एकत्र करना। तीसरा, रिकवरी ऑफ डैमेज आर्टिफैक्ट, क्षतिग्रस्त प्राकृतिक की पुनर्प्राप्ति। और चौथा, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों का प्रशिक्षण। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड को सिलेक्ट करें। चलिए, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 3 है, ए बी डी सी।
आइडेंटिफाई इमरजेंसी, सबसे पहले इमरजेंसी देखना है, उसके बाद उससे संबंधित जो भी हमको चीज़ें चाहिए उसका सप्लाई देखना है, उसके बाद उस हम लोग को स्टाफ का ट्रेनिंग देना है। और ये डिस्कवरी रिकवरी ऑफ डैमेज आर्टिफैक्ट्स वो कब होगा, जब इमरजेंसी कोई घटना घट जाती है तब के बाद की बात है, तब डैमेज आर्टिफैक्ट्स का रिकवरी किया जाता है। ये पहले ये प्लानिंग के समय ही ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, म्यूजियोग्राफी इज, म्यूजियोग्राफी क्या है? फर्स्ट फिलोसफी ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय का दर्शन है। सेकंड स्टडी ऑफ ह्यूमन थ्योरीज, संग्रहालय सिद्धांतों का अध्ययन है। थर्ड हिस्ट्री ऑफ म्यूजियोलॉजी, संग्रहालय शास्त्र का इतिहास। और चौथा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ म्यूजियोलॉजी, संग्रहालय शास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। चलिए वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी में जो भी चीजें दी गई रहती है उसका जब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगाते हैं वही म्यूजियोग्राफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इन विच सेंचुरी म्यूजियम स्टार्टेड ओपनिंग टू द पब्लिक, किस सदी में संग्रहालय जनता के लिए खुलने शुरू हो गए थे? पहला 18 सेंचुरी, 18वीं सदी, दूसरा 20 सेंचुरी, 20वीं सदी, तीसरा 19 सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, और चौथा 17 सेंचुरी, 19वीं सदी। वीडियो को पॉज कीजिए। आप लोग इतना स्पीड आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 17 सेंचुरी, 16 सेंचुरी में हम लोग देखते हैं गैलरिया का विकास होता है, 17 सेंचुरी में हम लोग देखते हैं पब्लिक म्यूजियम बनना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सर ऑरेंज स्टेन्स कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एशियन एंटिक्विटीज इन हाउस इन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम्स ऑफ इंडिया, सर आर एल स्टाइन के मध्य एशिया के पुरावशेषों के संग्रह को भारत के निम्नलिखित किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया? पहला स्टेट म्यूजियम लखनऊ, राज्य संग्रहालय लखनऊ, दूसरा सेक्शन फॉर जॉर्ज म्यूजियम चेन्नई, फोर्थ सेंट जॉर्ज संग्रहालय चेन्नई, तीसरा नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, और चौथा है सिस्की मोनेस्ट्री म्यूजियम लद्दाख, ठीक है, बिहार संग्रहालय लद्दाख। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन 3 जो है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, नॉलेज एंड practices concerning nature and the universe, oral tradition and expressions, performing arts and social practices, rituals and festival events are domains of which among the following? प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और प्रथाएं, मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, प्रदर्शन कलाएं और सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव की घटनाएं निम्नलिखित में से किसके डोमेन में है? पहला मिशन ऑफ द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट का मिशन, दूसरा कन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाइंड ऑफ नेचर, विश्व वन्य जीव प्रकृति की खोज का सम्मेलन, तीसरा कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेज, अमूर्त विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन, और चौथा मिशन ऑफ द नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का मिशन। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, कन्वेंशन ऑफ द सेफ गार्ड ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेज। जितना जो ऊपर दिया गया है, नॉलेज, आपका ट्रेडिशंस, आपका नेचर, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल, फेस्टिवल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी इंटेंजिबल चीज़ें हैं, और ये सारी इंटेंजिबल चीज़ें हैं, तो ये आपका कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेज के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द ऑर्गेनिक मटेरियल, निम्नलिखित में से किससे कार्बनिक पदार्थ माना जाता है? पहला ब्रॉन्ज, कांस्य, दूसरा फर, फर मतलब वो चमड़ा, वो, तीसरा पोएट्री, मृदभांड, और चौथा स्टोन पत्थर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 फर। बाकी जो चीजें हैं वो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसमें ब्रॉन्ज मेटल हो जाता है, पोएट्री स्टोन जो है आपका ये तो इसमें क्या है पता। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड डिजास्टर, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? पहला फ्लड, दूसरा बाढ़, दूसरा है बायोलॉजिकल इन्फेस्टेशन जैविक संक्रमण, तीसरा आर्सन आगजनी, और चौथा अर्थक्वेक भूकंप। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर इतना तेजी से आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, ऑप्शन 3 इसका द राइट आंसर। आगजनी जो है वो मैन मेड है, जबकि बाकी तीनों जो चीजें हैं वो आपका नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। लिस्ट 1 विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम, लूव्र म्यूजियम, गेटी म्यूजियम और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। लिस्ट 2 में लॉस एंजलिस, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। ये क्वेश्चन तो मतलब बताया था कि इसमें से एक दो क्वेश्चन को चेंज करता है, ऑप्शन को चेंज करता है, बाकी आंसर वही रहता है, और ऐसे क्वेश्चन डेढ़ हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो है लंदन में पाया जाता, लंदन में पाया नहीं जाता, लंदन में है, सॉरी। और लूव्र म्यूजियम जो है पेरिस में है, फ्रांस। गेटी म्यूजियम जो है आपका पेरिस, सॉरी, पेरिस, गेटी म्यूजियम जो है लॉस एंजलिस यूएसए में है, जबकि हम लोग बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम वो आपका न्यूयॉर्क में यूएसए में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, असर्शन डिटोरिएशन ऑफ म्यूजियम ऑब्जेक्ट इज इनवेटेबल, संग्रहालय की वस्तुओं का खराब होना अपरिहार्य है। रीजन हेंस म्यूजियम शुड टेक लिमिटेड स्टेप टू प्रिजर्व दीज ऑब्जेक्ट, संग्रहालय इसलिए संग्रहालय को उन वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए सीमित कदम उठाने चाहिए।
वीडियो पॉज कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से राइट आंसर को सेलेक्ट कीजिए। गुड, आप लोग का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन जो है डिटोरेशन ऑफ म्यूजियम ऑब्जेक्ट इज इनविटेबल, मतलब खराब होना रहता है। कोई वस्तु अगर बना है तो उसका प्रारंभ है तो अंत निश्चित है। मगर यहाँ जो आर जो है फॉल्स है कि अगर मान के चलिए उसको बचाया नहीं जा सकता है तो इसका मतलब कोशिश भी करना छोड़ देंगे, ये गलत बात है। अगर आपसे एग्जाम नहीं निकल रहा है तो कोशिश करना नहीं छोड़िए, लगे रहिए। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि एग्जाम निकलेगा ही, बस थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? पहला 1963, दूसरा 1978, तीसरा 1959 और चौथा 1946। आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। 1978 में आप एनसीएसएम की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ए म्यूजियम हैविंग ओनली कॉइन्स इन इट्स कलेक्शन इज नोन एज, एक संग्रहालय जिसके संग्रह में केवल सिक्के होते हैं। पहला मॉनेटरी म्यूजियम, मौद्रिक संग्रहालय। दूसरा फिलेटिक म्यूजियम, डाक टिकट संग्रहालय। तीसरा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, पुरातात्विक संग्रहालय। चौथा न्यूमिस्मेटिक म्यूजियम, मुद्रा संग्रहालय। वीडियो को पॉज कीजिए, राइट आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 न्यूमिस्मेटिक म्यूजियम। हम लोग जानते हैं कि जो सिक्कों से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है उसको न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है, और ये मॉनेटरी नाम का कोई म्यूजियम होता ही नहीं है, सिंपल सा न्यूमिस्मेटिक म्यूजियम ही उससे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ए क्यूरेटर डेवलप्स क्रिटिकल आइज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर दिस ही कंटिन्यूसली आस्क द क्वेश्चन। एक संग्रहालय अध्यक्ष में समय के साथ कला वस्तुओं की परिरक्षण हेतु क्रिटिकल आई विकसित हो जाती है, इसके लिए वो लगातार निम्न में से कौन सा सवाल पूछता है? ऑप्शन 1, व्हाट इज द क्यूरेटिव कंजर्वेशन, उपचारात्मक संरक्षण क्या है? दूसरा, व्हाट फंड्स आर अवेलेबल इन द म्यूजियम, संग्रहालय में कौन से फंड उपलब्ध है? तीसरा, व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय की नीति क्या है? और चौथा, व्हाट इज ऑकरिंग टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 4 है, व्हाट इज ऑकरिंग टू द ऑब्जेक्ट। क्रिटिकल आई यहाँ पे बात की जा रहा है ऑब्जेक्ट के प्रिजर्वेशन के लिए, तो वहाँ पे नहीं देखेंगे कि क्यूरेटिव कंजर्वेशन क्या हो रहा है भाई। जब क्यूरेशन उसका कर ही दिया गया, उसका राज कर ही दिया गया, तो वो फिर क्या देखेगा। दूसरा बात है, फंड से रिलेटेड इसकी ऑब्जेक्ट का कोई चर्चा ही नहीं होता है, और पॉलिसी म्यूजियम का वो सबसे पहले ही से ही फिक्स रहता है। तो उसका जो क्रिटिकल आई होता है वो देखना होता है कि ऑब्जेक्ट का कंडीशन क्या है, उस पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको कोई बीमारी लग रहा है नहीं लग रहा है, या मस्त चिल कर रहा है। Question number 66. Increase in museum temperature from 25 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस में अफेक्ट ऑब्जेक्ट बाई, संग्रहालय के तापमान पे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि वस्तुओं के निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकती है। पहला, इवेपोरेटिंग द प्रोटेक्टिव लेयर्स, रक्षात्मक परतों के वाष्पीकरण द्वारा। दूसरा, इंक्रीजिंग फिजिकल डिटोरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं में भौतिक संरक्षण में वृद्धि द्वारा। तीसरा, इंक्रीजिंग केमिकल डिटोरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के रासायनिक क्षरण में वृद्धि द्वारा। चौथा, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ विजिटर रिजल्टिंग इन लेस इनकम, आगंतुकों की संख्या में कमी के कारण आने कमी द्वारा। चलिए आप लोग का आंसर इस बार गलत हो रहा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है, इंक्रीजिंग केमिकल डिटोरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है, केमिकल रिएक्शन जो है स्पीड अप होना शुरू हो जाती है। देखते हैं जितना भी केमिस्ट्री के लैब में कोई भी रिएक्शन करवाता है तो सबसे पहले उसको आग पे रखता है, मतलब उसे हीट मिलता है, और वो जो हीट है वो एक प्रकार से उसका उत्प्रेरक का काम करता है, एक प्रकार से कैटलिक का काम करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे केमिकल डिटोरेशन स्पीड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू विल जनरली फाइंड इन एन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एक पुरातत्व संग्रह में आपको आमतौर पर किस प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी? पहला, पॉटरी फ्रॉम एक्सकेवेशन, उत्खनन से प्राप्त मृद भांड। सेकंड, फोटोग्राफ्स, फोटो। तीसरा, ऑयल पेंटिंग्स, तैल चित्र। चौथा, मिनिएचर पेंटिंग्स, लघु चित्र। वीडियो को पॉज कीजिए, और ये काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, पोट्री फॉर्म एक्सकवेशन। एक्सकवेशन से जो भी चीजें मिलती है वो आपका आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में देखने को मिलता है, जबकि फोटोग्राफ्स, ऑयल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग्स ये सब सारे आर्ट म्यूजियम में देखने को ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर REORG इज द टूल दैट हेल्प्स म्यूजियम्स इन। REORG वह उपकरण है जो संग्रहालय की सहायता करता है। पहला, रीमॉडलिंग देयर डिस्प्ले, उनके प्रदर्शन को फिर से तैयार करने में। सेकंड, टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स इन स्टोरेज, भंडारण में उनकी वस्तुओं पर नियंत्रण रखने में। तीसरा, डी एक्सेसिंग देयर अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, उनकी अवांछित वस्तुओं का अपरिग्रहण करने में। और चौथा, मेकिंग इन्वेंटरी ऑफ देयर कलेक्शन, उनके संग्रह की सूची बनाने में। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए।
ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स इन स्टोरेज, भंडारण में उसको वस्तुओं पर नियंत्रण रखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे डिटेल से दिया गया, वीडियो पॉज करके इसके बारे में पढ़ लेंगे एग्जाम देने से पहले, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अकॉर्डिंग टू RMASA एक्ट, एंशियंट और हिस्टोरिकल मोमेंट्स मेंशन, RMASA एक्ट अधिनियम के अनुसार प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक का अर्थ है एक ए टॉम्ब मकबरा, सेकंड मोनोलिथ एकासन, तीसरा रॉक पेंटिंग शैल चित्र और चौथा टेक्सटाइल पेंटिंग वस्त्र। नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड को सेलेक्ट कीजिए। ये राजस्थान वाले लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित पीडीएफ मैंने और इस एक्ट का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी पर भेज दिया गया, आप वहाँ पे ज्वाइन करके उसे पढ़ सकते हैं, आपके आरपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, ABC। टेक्सटाइल पेंटिंग्स की बात नहीं होती है, यहाँ पे दिया गया है। इसका फुल फॉर्म जो है RMASA का, द राजस्थान मोन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट एंड एंटिक्विटीज एक्ट, ये 1961 में हुआ था। इसके बारे में और भी डिटेल्स है जो कि यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, मैंने बेसिक यहाँ पे डिटेल्स डाला है, जबकि इसका जो फुल पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन वाज द फर्स्ट साइंस म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? पहला 1969, सेकंड 1959, थर्ड 1979 और चौथा 1949। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, 1949, सॉरी 59। ये आपका BITM बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम की बात की गई है, जो कि पहले CSI के अंदर में ओपन हुआ था 2 मई 1959 को। उसके बाद जो है ये NCSM के अंदर में चला गया। क्वेश्चन नंबर 21, द पब्लिकेशन म्यूजियम जर्नल इज ब्रॉट आउट बाय, म्यूजियम जर्नल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? पहला आईकॉम, दूसरा ICCROM, तीसरा इकोमोस और चौथा यूनेस्को। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही, यूनेस्को के द्वारा म्यूजियम जर्नल पर प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड इंफॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज इन CID OC गाइडलाइन? CID OC दिशा निर्देशों में सूचीबद्ध सूचना वर्ग कौन सा है? पहला एक्विजिशन डेट, अधिग्रहण तिथि, दूसरा कंडीशन का समरी, स्थिति सारांश, तीसरा डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन विवरण जानकारी और चौथा डिस्पोजल डेट। निपटान की तिथि। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन एक हटा दीजिएगा, बाकी आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, ABD। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होती है, यहाँ पे आप सिंपल सा एक्विजिशन डेट, कंडीशन समरी और डिस्पोजल डेट ऐड कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, उसके गाइडलाइन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट म्यूजियम हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेज इज जनरली द ड्यूटी ऑफ। सर्वोत्तम संग्रहालय गृह व्यवस्थाओं प्रथाओं का कार्यान्वयन आमतौर पर निम्नलिखित का कर्तव्य है? पहला सिक्योरिटी स्टाफ, सुरक्षा कर्मचारी, दूसरा गैलरी असिस्टेंट दिग्रा सहायक, तीसरा क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष और चौथा गाइड लेक्चरर परिदर्शक प्रवक्ता। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, इसका राइट आंसर जो है क्यूरेटिव, इसका काम होता है हाउसकीपिंग प्रैक्टिस को अच्छे से करवाना। ठीक है, सुरक्षा कर्मचारी तो भाई सुरक्षा देखेगा, गैलरी असिस्टेंट गैलरी देखेगा, गाइड लेक्चर का काम करेगा, जबकि वहाँ पे सारा काम जो है कि किस तरीके से हाउसकीपिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा क्यूरेटर का देखभाल करने वाला। क्यूरेटर संबंधित क्वेश्चन भी है कि उसमें वस्तु का वो स्थिति देख रहा होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही है, तो उसका काम वही है, वस्तु से संबंधित जितना अच्छा प्रैक्टिसेस म्यूजियम में अप्लाई हो सकता है उसको करवाना। क्वेश्चन नंबर 24, द डैमेज कॉज टू टेक्सटाइल स्पेसिमेन बाई लाइट इज, प्रकाश द्वारा कपड़े के नमूनों को होने वाली क्षति। पहला कैन बी न्यूट्रलाइज बाई एक्सपर्ट कंजर्वेटर्स, इसको विशेषज्ञ संरक्षणकर्ता द्वारा निष्प्रभावी किया जा सकता है। दूसरा इरिवर्सिबल इन नेचर, प्रकृति में अपरिवर्तनीय है। तीसरा रिवर्सिबल इन नेचर, प्रकृति में उत्क्रमणीय है। चौथा फिजिकल इन नेचर, प्रकृति में भौतिक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 2 है, इरिवर्सिबल इन नेचर, प्रकृति में अपरिवर्तनीय है। कभी भी ये लाइट के जो डैमेज है वो किसी के द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, उसको रोका जा सकता है, न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है रिवर्सिबल इन नेचर, ये असंभव है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल इन नेचर, नहीं है केमिकल इन नेचर होता है लाइट का डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। लिस्ट 1 में लेदर पपेट्स, चमड़े की कठपुतलियां, बी ऑयल पेंटिंग, तैलचित्र, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स,
चांदी की वस्तु, चौथा स्टोन स्कल्पचर पत्थर की मूर्तियां लिस्टोन में, येलोइंग पीलापन, सेकंड टर्निशिंग मलिन होना, तीसरा ब्रिटलनेस मंगूटा, और चौथा इफ्लोरोसेंस प्रस्फुटित करण। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। लेदर पपेट्स जो हैं वो लेदर की जो चीजें होती है वो धीरे धीरे उसमें ब्रिटलनेस आ जाता है, वो भंगुर होना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं ऑयल पेंटिंग का, तो ऑयल पेंटिंग आपका येलोइंग, उस पर पीलापन चढ़ना शुरू हो जाता है। सिल्वर पे जो बीमारी होता है उसको टार्निशिंग बोलते हैं। और स्टोन स्कल्पचर जो है इफ्लोरोसेंस, जो प्रस्फुटित होना, जिसके अंदर साल्ट का जमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। असर्शन द बेस्ट डी एक्सेसनिंग पॉलिसी, गुड एक्सेसनिंग पॉलिसी, सबसे अच्छी परिग्रहण नीति एक अच्छी परिग्रहण नीति है। रीजन वी कैन अवॉइड डी एक्सेसनिंग बाय चूजिंग द राइट ऑब्जेक्ट्स। एक्सेसनिंग, हम परिग्रहण के लिए सही वस्तुओं का चयन करके अपरिग्रहण से बच सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है। ए और आर जो दोनों है सही, बिल्कुल सही है, और इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। प्रिकॉशन अगर लेते रहेंगे तो दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर आपका एक्सेशन पॉलिसी सबसे अच्छा रहेगा तो आपको डी एक्सेसनिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन म्यूजियम। निम्नलिखित में से कौन कौन संग्रहालय में संग्रह दस्तावेजीकरण का उद्देश्य है। ए टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना। बी रेमेडियल कंजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के उपचारात्मक संरक्षण के लिए। तीसरा टू प्रोवाइड हिस्टोरिक आर्काइव्स अबाउट द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के बारे में ऐतिहासिक सूचना प्रदान करना। और चौथा टू एड द सिक्योरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की सुरक्षा में सहायता करना। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है, ए सी डी। यहाँ पे रिमूवल कंजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में आता नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मेन कलेक्शन अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से संबंधित अकाउंटेबिलिटी हो और उसको एक हिस्टोरिक आर्काइव के रूप में देखा जाए ऑब्जेक्ट्स का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो सिक्योरिटी है, उसका ऑनरशिप जो है वो भी हमारा पता चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। वेन वाज द फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम चेन्नई फाउंडेड। फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय चेन्नई कब स्थापित हुआ था। पहला 1648 1648, दूसरा 1639 1639, थर्ड 1695 1695, और चौथा 1650 1650। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, 1639 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएएम इज द बॉडी ऑफ म्यूजियम प्रोफेशनल ऑफ। एएम किस देश के संग्रहालय पेशेवरों का एक निकाय है। पहला फ्रांस, दूसरा यूएसए, तीसरा यूके, और चौथा ऑस्ट्रेलिया। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 2 है, यूएसए। इस, इसको बोला जाता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ म्यूजियम। इसी तरीके से है आम, मा, माई। आम हो जाता है अमेरिका का, माई हो जाता है इंडिया का, और माँ हो जाता है ब्रिटेन ब्रिटेन का। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखने का है हम लोग, मैं तो इसी तरीके से याद रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। इन ए क्लोज म्यूजियम शोकेस इफ द टेम्परेचर इज रेज। संग्रहालय में किसी बंद शोकेस में यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो पहला आर एच विल स्टेबलाइज, सापेक्षिक आर्द्रता स्थिर हो जाएगी। दूसरा आर एच विल गो डाउन, सापेक्षिक आर्द्रता नीचे चली जाएगी। तीसरा आर एच विल स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग, सापेक्षिक आर्द्रता में उतार चढ़ाव शुरू हो जाएगा। चौथा आर एच विल गो अप, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि क्लोज्ड म्यूजियम शोकेस है, क्लोज है तो वहां पे आरएच के जो टेम्परेचर बढ़ने पर आरएच जो है वो धीरे धीरे घटेगा। जबकि वही अगर म्यूजियम शोकेस क्लोज नहीं रहता तो वैसे वाले में वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग करना शुरू कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। द वर्ड म्यूजियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है। पहला मोजियन, दूसरा म्यूजियम, तीसरा मौसियूम, और चौथा है मौसिन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है।
चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है म्यूजियम। ये मतलब ग्रीक वर्ड जो है उसका लैटिन वर्जन में जब इंग्लिश में आता है तब वो जाके म्यूजियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, नेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी म्यूजियम एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय संग्रहालय का नाम बताया। पहला भारत कला भवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी म्यूजियम, तीसरा म्यूजियम ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चौथा है आशुतोष म्यूजियम इंडियन आर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी। वीडियो का पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय आशुतोष भारतीय कला संग्रहालय कलकत्ता विश्वविद्यालय। अभी इसमें कोई एंट्री फी नहीं लगता है, ये भी हाल फिलहाल में एंट्री फी होगी, मतलब इसका एंट्री फी जो है वो फ्री हो गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इको म्यूजियम इज कंसर्न विद। इको म्यूजियम किससे संबंधित है? पहला आर्कियोलॉजिकल साइट पुरातात्विक स्थलों से, दूसरा इकोसिस्टम पारिस्थितिकीय तंत्र से, तीसरा ज्योग्राफिकल एरिया इंक्लूडिंग इट्स लोकल पीपल स्थानीय निवासियों के साथ एक भौगोलिक क्षेत्र से, और चौथा एनवायरमेंट पर्यावरण से। वीडियो का पॉज कीजिए। अधिकतर लोग यही मार खाते हैं, आप लोग का आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत आ रहा है। इकोसिस्टम से नहीं, वैसे संबंध मतलब जो इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफिकल एरिया और वहाँ के लोग, ये सारे को मिला देते हैं तब जाके इको म्यूजियम बनता है। वो इकोसिस्टम वाला आप ऑप्शन लेके चलिएगा तो आपका हमें आंसर जो है हमेशा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन म्यूजियम टू अनदर इज। वस्तुओं को एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय ले जाते समय सबसे महत्वपूर्ण विचार है। पहला एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ टू म्यूजियम, दोनों संग्रहालय की पर्यावरणीय स्थितियां, दूसरा पॉलिसीज ऑफ टू म्यूजियम, दोनों संग्रहालयों की नीतियां, तीसरा नंबर ऑफ विजिटर्स इन टू म्यूजियम, दोनों संग्रहालयों में आगंतुकों की संख्या, और चौथा कंजर्वेशन फैसिलिटी इन टू म्यूजियम, दोनों संग्रहालयों में संरक्षण सुविधा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, दोनों संग्रहालयों में पर्यावरणीय स्थिति इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ टू म्यूजियम्स। अर्थात मतलब कि अगर एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए सेम कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो वो वही वाला हाल हो जाए कि मोदी जी चीता लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इंडिया में आके उसको सेम कंडीशन नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे मरना शुरू हो जा रहा है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वैसे इन्वायरमेंट में जाना पसंद करते हैं जिस इन्वायरमेंट में आप पहले से रह रहे हैं, तो वो आपके लिए एक हैबिचुअल बना रहता है, तो आप अगले वाले में भी आसानी से कंडीशन कर लेते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कंपोजिट म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स आर। संग्रहालय में सम्मिश्रण कलाकृतियां प्रकृति में, पहला इनऑर्गेनिक इन नेचर अकार्बनिक होती है, दूसरा बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होती है, तीसरा सिलिशियस इन नेचर प्रकृति में सिलिका युक्त होते हैं, और चौथा है ऑर्गेनिक इन नेचर कार्बनिक होती है। चलिए आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन 2 कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होती है, बोथ ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पे मिक्स है, कंपोजिट है, तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजस्थान मोन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड एंटिक्विटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। राजस्थान स्मारक पुरातत्व स्थल और पुरावशेष अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये पहला 1941, दूसरा 1921, तीसरा 1961 और चौथा 1901। ये क्वेश्चन जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा था, RMA SA जो था एक्ट में, उसका बिल्कुल सही आप लोग मतलब उस चीज को ध्यान दिए थे। 1961 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईकॉम कोड ऑफ इथिक्स वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन द ईयर। आईकॉम की आचार संहिता किस वर्ष में अंगीकृत की गई थी? पहला 1966 1966, दूसरा 1986 1986, तीसरा 2006 2006 और चौथा 1946 1946। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आईकॉम का कोड ऑफ एथिक्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप भी वहाँ पे जा सकते हैं और उसके डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जितने जो आपके म्यूजियोलॉजी से संबंधित स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे एक प्रकार से कम्युनिटी के रूप में आप वहाँ पे एक जुड़े रहेंगे सभी से, और ढेर सारी जानकारी वहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है 1986। आईकॉम का कोड ऑफ एथिक्स इसी वर्ष अडॉप्ट किया गया था। कहीं कहीं पे 86 और 87 भी बोला जाता है, तो डोंट माइंड। क्वेश्चन नंबर 94, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। लिस्ट 1 में एक्ट एंड कन्वेंशन या चार्टर है। पहला द वेनिस चार्टर, दूसरा है द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन यूनेस्को, तीसरा वर्ल्ड यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, और चौथा है RTI एक्ट। लिस्ट 2 में है 2005, 1964, 1972 और 2003। पता है इसमें से दो क्वेश्चन इस बार के यूपीएससी एग्जाम में आया था जो संडे को हुआ है, उसमें से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से भी और सिर्फ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से भी आया था। जिसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से देखते हैं कि गढ़वा जो है वो आपका
इस बार वर्ल्ड हेरिटेज में वो ऐड हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है, बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। ए का 2 कहा जाए तो वेनिस चार्टर जो है 1964 में हुआ था। यूनेस्को हेरिटेज कन्वेंशन की बात करते हैं तो 1972 में हुआ था। और अगर वही कल्चर इंटेंजिबल की बात करते हैं तो 2000 इसका 3 आता है। और 2005 आरटीआई एक्ट एकदम भारत का सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, आप लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से अवगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्रा चार्टर इज अबाउट। बुर्रा चार्टर का संबंध है पहला मैनेजमेंट ऑफ एथनोग्राफिक म्यूजियम डी वंश संग्रहालयों के प्रबंधन से, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज अमूर्त विरासत के प्रबंधन से, तीसरा कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट सांस्कृतिक विरासत के प्रबंधन से, और चौथा लेबोरेटरी मैनेजमेंट प्रयोगशाला प्रबंधन से। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट से है। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, और शायद मैंने वीडियो बनाने से पहले उस पर वहां पे ऐड कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए म्यूजियम द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज। किसी संग्रहालय में वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? पहला एक्विजिशन कमेटी, अधिग्रहण समिति, दूसरा मैनेजमेंट कमेटी प्रबंधन समिति, तीसरा रिक्विजिशन कमेटी अभियाचन समिति, और चौथा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संचालक समिति। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 है, राइट, अधिग्रहण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 97, म्यूजियम हाउसकीपिंग प्लान इज मेनली फॉर। संग्रहालय हाउसकीपिंग योजना मुख्य निम्न के लिए है। पहला शेड्यूलिंग एक्टिविटीज फॉर प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, निवारक संरक्षण के लिए गतिविधियों का काल निर्धारण, दूसरा डिस्कार्डिंग हार्मफुल केमिकल फ्रॉम द म्यूजियम, संग्रहालय से हानिकारक रसायनों को बाहर निकालना, तीसरा कैरिंग आउट ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए टाइमली मैनर, समयानुसार वस्तुओं का उपचार, और चौथा स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग ऑफ एस्थेटिक्स ऑफ म्यूजियम फॉर विजिटर और आगंतुकों हेतु संग्रहालय में संदर्भ में वृद्धि। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। यहाँ पे प्रिवेंटिव कंजर्वेशन को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। हाउस कीपिंग का मतलब यही है कि घर को, रूम को जिस तरीके से आप अपना साफ सुथरा रखते हैं जिससे कीड़े मकोड़े न लगे, उसी प्रकार से म्यूजियम का भी वही कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, जनरली ऑर्गेनिक म्यूजियम ऑब्जेक्ट है आमतौर पर संग्रहालय की काल्पनिक कलाकृतियां हैं। पहला सेंसिटिव टू लाइट, प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होती है, दूसरा सिंपल इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, सरल आणविक संरचना वाली होती है, तीसरा कंबस्टेबल दहनशील होती है, और चौथा गैसियस इन नेचर, गैसीय प्रकृति की होती है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following explain how the world heritage fund is to be used and managed and under which condition इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी प्रोवाइडेड। निम्नलिखित में से कौन बताता है कि विश्व विरासत कोष का उपयोग और प्रबंधन कैसे किया जाना है और किन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है? पहला द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन, दूसरा वेरिस चार्टर, तीसरा है कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, फ्लोरा एंड फौना वन वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, चौथा है द यूनेस्को कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को कन्वेंशन। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर दीजिए तो आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन 1 है, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। जो है इसी में पता चलता है कि भाई किसको किसको पैसा मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी और जी मतलब REORG इज द प्रैक्टिकल टूल डेवलप्ड बाय। व्यवहारिक उपकरण REORG का विकास किसके द्वारा किया गया? पहला है इकोमोस, दूसरा इकोडोम, तीसरा यूनिसेफ, और चौथा ICC आईकॉम CC। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 2 है, ICC आरोम के द्वारा REG और डेवलप किया गया है। इससे संबंधित भी मैंने PDF या फोटो टेलीग्राम पे ऐड किया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम पर अवश्य जुड़े और जितने लोग हो सकते हैं मेरे चैनल का सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो देखते रहें, और डिटेल में जानना है, PDF सारे पढ़ने, उसके रेफरेंसेस देखने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे आपका हमेशा से स्वागत है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, अब यहाँ से 101 नहीं बोलूंगा, सीधा 1-2 करूंगा फिर से। 100 आप लोग समझ जाइएगा। द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली वाज ओपन टू पब्लिक ऑन। राष्ट्रीय प्राकृतिक संग्रहालय नई दिल्ली को जनता के लिए कब खोला गया था? पहला 14 नवंबर 14 नवंबर
65, सेकंड है 2 अक्टूबर 1972, थर्ड है 26 जनवरी 1951 और चौथा है 5 जून 1978। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। 5 जून 1978, 5 जून 1978 में ये जनता के लिए खोल दिया गया था। जितने जो दिल्ली और कोलकाता में म्यूजियम है उसके बारे में, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग आप लोग देख लेंगे, कब इनॉग्रेट हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ, उससे क्वेश्चन आते हैं। While choosing a site for storing museum objects, use a hygrometer can prove beneficial। संग्रहालय में वस्तुओं के भंडारण हेतु तो जगह चुनते समय हाइग्रोमीटर का उपयोग लाभकारी हो सकता है। रीजन हाइग्रोमीटर कैन डिटेक्ट पोल्यूटेंट फ्यूम्स एंड दस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिटोरेशन। हाइग्रोमीटर प्रदूषक वाष्प का पता लगा सकता है और इस प्रकार वस्तुओं के खराब होने से बचा सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए नीचे दिए गए कोड में से। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। ये हाइग्रोमीटर तो है कि आरएस जानने के लिए होता है, मगर यहाँ पे जो हाइग्रोमीटर है वो पॉल्यूटेंट फ्यूम्स ये सब देखने की बात ही नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू एक्सपोर्ट एनी एंटिक्विटीज और आर्ट ट्रेजर। पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पुरावशेष या कला खजाने को निर्यात करने के लिए अधिकृत है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑथराइज अथॉरिटी और एजेंसी, केंद्र सरकार या कोई अधिकृत प्राधिकारी या एजेंसी। दूसरा है ग्राम पंचायत। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। चौथा, म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ द प्लेस वेयर द एंटिक्विटीज और आर्ट ट्रेजर इज सिचुएटेड। उस स्थान की नगर पालिका जहां प्रोसेस या कला का खजाना स्थित है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑथराइज अथॉरिटी और एजेंसी। देखा जाए तो आर्ट और जो भी एंटिक्विटीज होती है उसके लिए सबसे पहले आपको जो एएसआई के डीजी होते हैं उनका साइन होना आवश्यक हो जाता है। तभी या तो देश में इधर उधर जाना, अगर देश से बाहर जाना हो तो डीजी एएसआई के डीजी का साइन आवश्यक हो जाता है, और देश के अंतर्गत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी उससे संबंधित अथॉरिटी जो होती है। अधिकतर एनी अथॉराइज अथॉरिटी में यह बात किया जाए तो एएसआई ही प्रमुख रूप से आती है, उसके बाद ही कोई दूसरा कोई आता है, मगर एएसआई मेनली वर्क करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 डील्स विद। क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में से किससे संबंधित है। पहला, जियोलॉजिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड, विश्व में भूवैज्ञानिक परिवर्तन। दूसरा, पॉलिटिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड, विश्व में राजनीतिक परिवर्तन। तीसरा, ज्योग्राफिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड, विश्व में भौगोलिक परिवर्तन। चौथा, क्लाइमेटिक चेंज इन द वर्ल्ड, विश्व में जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। चलिए, आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्लाइमेटिक चेंज इन द वर्ल्ड, ये क्लाइमेट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो पेपर 1 का तैयारी भी यहाँ से हो जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, कन्वर्जोग्राम इज ए। कन्वर्जोग्राम पहला, स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन क्यूरेटिव कंजर्वेशन, उपचारात्मक संरक्षण में प्रयुक्त होने वाले विशेष प्रकार का उपकरण है। दूसरा, शॉर्ट टेक्निकल लिफलेट फॉर कलेक्शन कलेक्शन केयर एंड प्लानिंग, संग्रह की देखभाल योजना के लिए संक्षिप्त तकनीकी पत्रक है। तीसरा, स्मॉल इक्विपमेंट यूज इन टेस्टिंग द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स, विभिन्न अभिकर्मकों की उपयुक्तता के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाला छोटा उपकरण है। और चौथा, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिव कंजर्वेशन इन म्यूजियम, संग्रहालयों के निवारक संरक्षण के लिए आवश्यक उपचार का प्रकार है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, शॉर्ट टेक्निकल लिफलेट फॉर कलेक्शन केयर। इससे संबंधित भी 2-3 मैंने पीडीएफ डाले हुए हैं, उस पीडीएफ में डायरेक्टली लिखा रहता है कंजर्वो ओ ग्राम। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पर हम बने हुए हैं तो आपको ऐसे ऐसे पीडीएफ देखने को मिलते रहते हैं, तो उससे अगर आप कंटिन्यूस बने रहिएगा तो आपका जनरल जो नॉलेज है वो बढ़ते रहेगा, म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से संबंधित। तो टेलीग्राम पर अवश्य जुड़े और मेरे चैनल को, तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेन मोटिव का जो मुझे मोटिवेशन मिलती है वो यूट्यूब से ही मिलती है। तो आप लोग एकदम पूरा एकदम सब्सक्राइब बढ़िया से करवाएं, वीडियो देखें। नहीं ये वीडियो देख रहा है तो वीडियो चला के छोड़ दे, मगर प्लीज थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलते रहना चाहिए। इस तरीके के वीडियो कंटिन्यूअस फॉर्म में आते रहेंगे। नहीं तो क्या है कि म्यूजियोलॉजी के जानते हैं कितने कम मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं, तो रीजन उसके पीछे मैं भी यही पता लगा पाया कि उन लोग को उतने अच्छे व्यू नहीं मिल पाते हैं, उतने अच्छे सब्सक्राइबर नहीं मिल पाते, इसलिए बाकी लोग भी अपना यूट्यूब चैनल को बंद करके बेचारे कहीं और दूसरे जगह देख रहे हैं। ये चीजें हैं, आप लोग को थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए, थोड़ा सा हम सहयोग करेंगे, इसी तरीके से
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, मैच द लिस्ट one with list 2 and select the correct answer by using the code given below the list। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। लिस्ट वन में प्रिजर्वेशन सूची, संरक्षण, स्टेबलाइजेशन स्थिरीकरण, तीसरा रेस्टोरेशन पुनर्स्थापन, चौथा ट्रीटमेंट उपचार। लिस्ट टू में एक्शन टू ब्रिंग इन ऑब्जेक्ट क्लोज टू इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस, किसी वस्तु को उसके मूल स्वरूप में करीब लाने की क्रिया। दूसरा अल्टरेशन ऑफ केमिकल और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का रासायनिक या भौतिक पहलू में परिवर्तन। तीसरा एक्शन और प्रोसेस टू मिनिमाइज डिटोरिएशन, क्षरण को न्यूनतम करने की कार्रवाई या प्रक्रिया। और चौथा एक्शन टेकन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिरता बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई। चलिए, आप लोग का आंसर जितना तेजी से आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम मैं तो खुश हो गया, बोगा बहुत खुश हुआ। राइट आंसर है प्रिजर्वेशन की। अगर बात करते हैं तो हम लोग डिटोरिएशन को कम करने का जितना जो प्रोसेस होता है वही प्रिजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। अगर वही हम लोग बात करते हैं स्टेबलाइजेशन का, तो कोई भी हम लोग जो काम करते हैं तो उस वस्तु का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि वो वस्तु ज्यादा से ज्यादा दिन तक टिक पाए, तो वो आपका स्टेबलाइजेशन हो गया। तीसरा अगर रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल अपीयरेंस देने की कोशिश करते हैं और टूट फूट गई होती है। और ट्रीटमेंट में वही उपचार किया जाता है, उसमें चेंज फिजिकल और केमिकल तरीके से, जिस तरीके से उपचार किया जा सकता है उसका उस तरीके से उपचार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, फार्मिंग पेंटिंग्स इन म्यूजियम्स इज ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पस, फ्रेमिंग है सॉरी, संग्रहालय में चित्रों को फ्रेम करने का उद्देश्य केवल सौंदर्य परक है। रीजन, फ्रेमिंग हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव कंजर्वेशन इन म्यूजियम, फ्रेमिंग संग्रहालय में निवारक संरक्षण को लागू करने में मदद करती है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है। पहला जो है ऑप्शन सीधा कि एस्थेटिक पर्पस के लिए फ्रेमिंग नहीं किया जाता है, बशर्ते देखा जाए वो उस प्रिवेंटिव कंजर्वेशन के लिए फ्रेमिंग किया जाता है। हाँ, फ्रेम डिजाइनदार लगा सकते हैं, तो वो डिजाइनदार फ्रेमिंग लगाना जो हो सकता है कि वो आपका एस्थेटिक के लिए आपको पर्पस को सॉल्व करता है, मगर नॉर्मली फ्रेम पेंटिंग का फ्रेमिंग आपको प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का ही एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, एंट्री रूम 15 कपबोर्ड 3 शेल्फ 2 बॉक्स 14 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, प्रविष्टि कक्ष 15 अलमारी 3 शेल्फ 2 बॉक्स 14 निम्नलिखित में किस समूह को संदर्भित करते? पहला एग्जीबिशन इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रदर्शनी सूचना, दूसरा लोकेशन इंफॉर्मेशन स्थान की जानकारी, तीसरा एक्विजिशन इंफॉर्मेशन अधिग्रहण की जानकारी, और चौथा डिएक्सेशन इंफॉर्मेशन अपरिग्रहण की जानकारी। वेरी गुड, आप लोग एकदम इतना स्पीड से आंसर दे रहे हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल सही आपका आंसर है लोकेशन इन्फॉर्मेशन, स्थान की जानकारी मिलता है कि आखिर हमारा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आइकॉन वाज फाउंडेड इन द ईयर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आइकॉन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? पहला है 1944 टू 45, 1944 से 45, दूसरा 1946 टू 47, 1946 से 43, 1943 टू 44, 1943 से 44, और 1945 टू 46, 1945 से 46। वाह, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 1946 टू 47 जो है इस आइकॉन की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सर्कमस्टांस डिसेक्शनिंग इज नॉट डन, किस परिस्थिति में अपरिग्रहण नहीं किया जाता है? पहला डिस्पोजल ऑफ आउटसाइड स्कोप ऑफ कलेक्शन, संग्रह के बाहर दायरे से बाहर, दूसरा रेस्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, वस्तुओं को मूल देश में पुनर्स्थापित करना, तीसरा रिटर्न टू राइटफुल ओनर, असली मालिक को लौटाना, चौथा लोन टू द अदर म्यूजियम, अन्य संग्रहालय को ऋण। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर देखिए कि कब किस समय में डिसेक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप लोग इतने तेज हो रहे हैं, मुझे तो मतलब खुशी खुशी अपार खुशी हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन 4 है कि अगर हम किसी म्यूजियम, किसी दूसरे म्यूजियम को ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उस समय में हम डिसेक्शनिंग नहीं करेंगे, तुम नहीं तो जिसको दिए हैं वो उसी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये चीज नहीं है, मतलब किसी को उधार दीजिए तो लिख के रखिए कि हाँ इतना लोग को उधार दिए हैं, नहीं तो फिर पता चला पूछा है कि कहाँ उधार, क्या सबूत है कि मैं तुमने मुझे उधार दिया है। ठीक है, दोस्तों में यही होता है ना, बोलता है कि मैंने तुमको 2,000 उधार दिया था, तो बोल 2,000 कम भाई, मैंने तुमसे मांगा ही कब 2,000, मेरे पास पैसे की कमी है कि तुमसे मैं उधार मांग के चलूंगा। ऐसे वाला होता है, तो नहीं लिखित में भाई कि साइन करो कि मैंने 2,000 रुपया लिया है, थप्पा मारो नहीं तो वीडियो बनाओ, वीडियो में रिक्वेस्ट करो तो यार, तब जाके मैं दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, द प्रोसीजर टू चेक द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन म्यूजियम इज कॉल्ड, संग्रहालय में प्रत्येक वस्तु की भौतिक उपस्थिति को जांचने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहते हैं? पहला डीएक्सेसनिंग अपरिग्रहण, दूसरा कैटलॉगिंग, तीसरा ऑडिट एंकेशन, और चौथा एक्विजिशन अधिग्रहण। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। गुड, वेरी गुड टीमाद्री, तुम तो गड़बड़ मचाए हुए हो। राइट आंसर ऑडिट एंकेशन ही है।
चीज ऑडिट करना जरूरी होता है, तभी पता चलता है कि भाई म्यूजियम में कितने ऑब्जेक्ट है, ये सारा चीज उससे संबंधित जानकारी। क्वेश्चन नंबर 112, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स में रिजल्ट इन, संग्रहालय की वस्तुओं की गलत तरीके से उठाने में निम्न कौन सा नुकसान हो सकता है? पहला ब्रोकन सिरामिक्स, मृतिका शिल्प का टूटना, दूसरा क्रैक्स इन पेंटिंग्स, तेल चित्रों में दरार, तीसरा टीयर्स इन डॉक्यूमेंट दस्तावेजों का फटना, और चौथा ड्राइड आउट इन वुडन स्कल्पचर दस्तावेजों का फटना। वाह रुचिका जी, आप भी एकदम कम नहीं, आप भी, आपका भी आंसर जो एकदम इतने स्पीड से और इतना राइट आ रहा है। बोगैम्बो खुश हुआ, एबीसी ओनली बिल्कुल सही। क्या कि ड्राई आउट जो है वो आपका वुडन स्कल्पचर्स में वो आपका ह्यूमन के द्वारा नहीं है, वो आपका एनवायरमेंटल में भी आ सकता है, केमिकल में भी आ सकता है, बायोलॉजिकल में भी आ सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको देखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 113, वेनिस चार्टर 1964 डील्स मेनली विथ, वेनिस चार्टर 1964 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला इंटेंजिबल हेरिटेज अमूर्त विरासत, दूसरा प्रिवेंटिव कंजर्वेशन म्यूजियम संग्रहालय में निवारक संरक्षण, तीसरा टेंजिबल हेरिटेज ऑफ ऑल काइंड सभी प्रकार के मूर्त विरासत, और चौथा कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स स्मारकों का संरक्षण। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, संग्रहालयों का स्मारकों का संरक्षण, मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण की बात यहाँ पे की जाती है। वेनिस चार्टर अब कहाँ पे होता है? तो वेनिस में होता है, मतलब इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, द एंशियंट मोन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन ईयर, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? पहला 2000, दूसरा 1858, तीसरा 1958 और चौथा 1900। वेरी गुड, आप लोग का इतना स्पीड आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, मजा आ जा रहा है। चलिए, राइट आंसर आप लोगों ने दिया ऑप्शन 3, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट 1 जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। लिस्ट 1 में एनिमल पशु, एनिमल आइटम्स पशु वस्तुएं, तीसरा हैबिटेट आवास, चौथा लाइफ स्टॉक पशुधन। दूसरे में है आइवरी हाथी दांत, नेचुरल होम प्राकृतिक घर, बुल्स बैल, एम्फीबियंस उभयचर। वीडियो को पॉज कीजिए और ये थोड़ा सा ध्यान देके बनाइएगा, नहीं तो गलती हो सकता है। चलिए, आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अगर एनिमल की बात करते हुए एम्फीबियन, मतलब कि एनिमल किस टाइप का एनिमल है? पानी में रहने वाला है, हवा में रहने वाला है, या जमीन पर रहने वाला है? अगर वही बात करते हैं एनिमल आइटम्स की, तो एनिमल आइटम में सबसे पहले हाथी दांत आ जाता है, पशु से निकाला गया कोई भी अवशेष आइटम जो है वो आपका एनिमल आइटम्स में आ जाता है। अगर बात करते हैं हैबिटेट की, तो नेचुरल होम हो जाता है। एक होता है कि भटकने वाला आदमी एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहता है, हैबिटेट में वो वाला है। माइग्रेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं तो मजाक वाले में बोला कि इधर भटकने वाला, माइग्रेटरी उसको बोलते हैं। और उसके बाद होता है लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक में आपका बुल्स आ जाते हैं, काऊ आ जाते हैं, गोट आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। लिस्ट 1 में रोजेटा स्टोन, सुल्तानगंज बुद्धा, मोनालिसा और नेफर्टिटी बस्ट। और लिस्ट 2 में है बर्किंगम म्यूजियम, बर्किंगम न्यूज म्यूजियम बर्लिन, द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और लूव्र म्यूजियम पेरिस। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। मोनालिसा, रोजेटा स्टोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। ये रोजेटा स्टोन और मोनालिसा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। चलिए, आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। रोजेटा स्टोन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में ला के रखा गया है, वो बोल सकते हैं स्टोरी भी किया गया है, चोर बाजार। उसके बाद अगर सुल्तानगंज बुद्धा की बात करते हैं, तो वो आपका बर्किंगम म्यूजियम, बर्किंगम में है। और मोनालिसा की बात करते हैं, तो ये सूरा और सुंदरियों का देश जिसको बोलते हैं, फ्रांस, लुब्र म्यूजियम पेरिस में है। और नेफर्टिटी बस्ट की बात करते हैं, तो ये आपका न्यूज संग्रहालय बर्लिन में है। अच्छा, चोरी नहीं, डाकू नहीं, वो चोर ही थे, डाकू नहीं थे। चोर बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, डाकू में लेवल हाई हो जाता है भाई, नहीं बोलना। चोर ही बोलना है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 में 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में डांसिंग गर्ल, सेकंड है दीदारगंज यक्षी, तीसरा है वेल्डेड रिबिका और चौथा इजिप्शियन ममी। लिस्ट 2 में सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद, दूसरा है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, तीसरा बिहार म्यूजियम पटना और चौथा है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डांसिंग गर्ल, दीदारगंज यक्षी, वेल्डेड रिबिका और इजिप्टियन ममी। ये
आपको हो सकता है इसमें दो को अलग ऐड कर दे या दो इसमें से निकाल दे, मतलब एक्सचेंज करके पूछे। मरिए को ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं नीट में ज्यादा, और अलग जितना जो म्यूजियोलॉजी वाले क्वेश्चन है उसमें वेल्डेड रबी का तो पूछता है, पर्दा नसीर रबी का बहुत सुंदर है, और दीदारगंज यक्षी भी बहुत दोनों सुंदर है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। डांसिंग गर्ल जो है वो आपका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। दीदारगंज यक्षी बिल्कुल पटना म्यूजियम की शान आन बान शान। वेल्डेड रबी का सलारजंग म्यूजियम में, और इजिप्शियन मम्मी जो बेचारे वो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में है। राजस्थान वालों के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि इजिप्शियन मम्मी आपका आपके आसपास में है, जयपुर में है, पिंक, ठीक है, पिंक सिटी। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम हैव बीन डिक्लेयर्ड म्यूजियम ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। निम्नलिखित में से किन संग्रहालयों को राष्ट्रीय महत्व का संग्रहालय घोषित किया गया है? पहला इलाहाबाद म्यूजियम प्रयागराज, दूसरा सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद, तीसरा बड़ौदा म्यूजियम पिक्चर गैलरी वडोदरा, चौथा डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। बताइए इसमें से, तो यहाँ से ऑप्शन से पता चल रहा है कि दो ऑप्शन जो है दो ही इसमें राष्ट्रीय महत्व के हैं, बाकी नहीं। चलिए आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन ए और बी, सलारजंग म्यूजियम और इलाहाबाद म्यूजियम प्रयागराज, ये दोनों जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटोरिएशन प्रॉब्लम कॉमनली एग्जिबिटेड बाय द सम मेटल सब्जेक्ट। कुछ धातुकीय वस्तुएं द्वारा आमतौर पर प्रदर्शित की जाने वाली छवि की समस्या कौन सा है? पहला ग्रोथ ऑफ लिचेंस, लाइकेन का लगना, दूसरा ब्रॉन्ज डिजीज, कांस्य रोग, तीसरा क्रैकलेचर या क्रैकलोर, पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा यहाँ पे सही नहीं हो पा रहा, चौथा येलोइंग ऑफ द सरफेस, सतह का पीलापना। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, आप लोग क्या हो सकता है। तब तक मैं गला गीला करता हूँ। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मेटल में हम लोग ब्रॉन्ज आता है, और ब्रॉन्ज डिजीज की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, द मेन पर्पस ऑफ कलेक्शन रिकॉर्ड इज। अभिलेख संग्रह का मुख्य उद्देश्य है? पहला प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का उचित प्रदर्शन, दूसरा प्रिंट ब्राउचर फॉर विजिटर, आगंतुकों के लिए विवरणिका मुद्रित करना, तीसरा है जियो टैगिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का भू बिल्ला लगाने के लिए, चौथा है प्रूविंग ओनरशिप, स्वामित्व सिद्ध करने के लिए। तो बताइए कि रिकॉर्ड जो हम लोग कलेक्शन का रखते हैं उसका पीछे का मेन रीजन क्या होता है? बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। स्वामित्व सिद्ध करने के लिए, ऑनरशिप सिद्ध करने के लिए कि भाई देखो लिखा पढ़ी करवा के रखे हैं, ये मेरा है। अगला क्वेश्चन, assertion for making objects made of bone and surface of first coating with clear lacquer followed by writing with permanent black ink and then other coat of lacquer। हड्डी से बनी वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए सतहों को स्पष्ट वार्निश से लेपित किया जाता है, उसके बाद अस्थाई काली स्याही से लिखा जाता है, और फिर स्पष्ट वार्निश से प्रलेपन किया जाता है। रीजन, द पर्पस ऑफ फाइनल कोट इज टू सेव द इंक फ्रॉम फेडिंग ड्यू टू लाइट एक्सपोजर। अंतिम लेपन का उद्देश्य प्रकाश के संपर्क में आने से स्याही को लुप्त होने से बचाता है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये मार्किंग का मैं बहुत बार बता चुका हूँ क्वेश्चन, और उसी संबंधित है। चलिए आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ए इज ट्रू, पहला बात सही है, मगर आर इज फॉल्स, यहाँ पे वो जो है फॉल्स है। यहाँ पे जो अंतिम होता है वो आपका लाइट एक्सपोजर से खत्म होने की बात नहीं, बल्कि वो घिस जाने या कोई मिटा दे ऐसे से बचाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विजुअल स्टोरेज इन म्यूजियम इज टू, किसी संग्रहालय में दृष्टिगत भंडार का उद्देश्य होता है? पहला फोकस ऑन बेस्ट आर्टिफैक्ट ऑन द म्यूजियम, संग्रहालय के सर्वोत्तम कलाकृतियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु। दूसरा, शोकेस आर्टिफैक्ट दैट वुड हैव बीन अदरवाइज रिमेन अनएक्सेसिबल टू द पब्लिक, उन कलाकृतियों का प्रदर्शन करने हेतु जो सामान्यतः जनता के पहुंच से बाहर है। तीसरा, प्रोटेक्ट प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम थेफ्ट, अमूल्य कलाकृति को चोरी से बचाने हेतु। और चौथा, शोकेस ऑब्जेक्ट इन ए वे लाइक दोज इन डिस्प्ले गैलरी, वस्तुओं का प्रदर्शन दर्शक दीर्घा में प्रदर्शित वस्तुओं की तरह करने हेतु। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। शोकेस आर्टिफैक्ट दैट वुड हैव बीन अदरवाइज रिमेन इनएक्सेसिबल टू द पब्लिक। हम लोग देखते हैं कि किसी म्यूजियम में जाते हैं तो गैलरी के अंदर तो बहुत ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स आपका ऑब्जेक्ट्स तो रहते ही, मगर साइड साइड में रास्ते में भी गलियारे में भी पिक्चर्स लगा दिए जाते हैं, कोई कोई स्कल्पचर्स रख दिया जाता है। तो वही सारे आपको विजुअल स्टोरेज कहलाते हैं, कि वहाँ पे सामान सुरक्षित भी है, मतलब और देखा भी जा रहा है, और नॉर्मली स्टोर में रहेगा तो ये कभी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा किसी साल में, तो उस चीज वैसे कंडीशन में अब विजुअल गैलरी का उपयोग ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, द मेन एम ऑफ प्रिवेंटिव कंजर्वेशन इज टू, निवारक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है? पहला, सेव मनी, पैसे बचाना, दूसरा, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ म्यूजियम स्टाफ, संग्रहालय के कर्मचारियों का कार्यभार कम करना, तीसरा, प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का जीवन बढ़ाना, और चौथा, कीप पेस विथ चेंजिंग वर्ल्ड, बदलती दुनिया के साथ तालमेल रखना। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत तेजी के साथ जवाब दे रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं, इसके लिए
बधाई के पात्र है, क्योंकि प्रिमिटिव कंजर्वेशन का बात यही होता है कि भाई ऑब्जेक्ट का लाइफ को जितना ज़्यादा दिन तक आगे बढ़ाया जा सके, उसको जितना दिन तक सेव रखा जा सके फ्यूचर के आने वाले जनरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है 124, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। लिस्ट सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। लिस्ट वन में म्यूजियम इन मोशन, म्यूजियम इन्वायरमेंट, म्यूजियम रजिस्ट्रेशन मेथड और म्यूजियम एग्जीबिशन। लिस्ट टू में रेबेका एबक, दूसरा है गैरी थॉमसन, तीसरा डेविड डीन और चौथे हैं एडवर्ड पी अलेक्जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम है और इनमें से कम एडवर्ड गैरी थॉमसन का बुक का नाम आप लोग को तो याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। डेविड डीन का बुक का नाम हमेशा पूछता है। रेबेका का और अलेक्जेंडर की बात छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 4 आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अगर म्यूजियम इन मोशन की बात करते हैं तो आपका डेविड डीन का बुक आता है। अगर म्यूजियम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो रेबेका एबक की बात आता है। म्यूजियम रजिस्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं तो एडवर्ड पी अलेक्जेंडर की बात आता है। म्यूजियम एग्जीबिशन की बात करते हैं तो गैरी थॉमसन का बात आता है, मतलब उनका बुक का है, वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, द टैगलाइन ऑफ आईकॉम वेबसाइट इज, आईकॉम वेब स्थल की टैगलाइन है। पहला, म्यूजियम आर फॉर ऑल, संग्रहालय सभी के लिए। दूसरा, म्यूजियम हैव नो नेटवर्क दे हैव बॉर्डर्स, संग्रहालय का कोई नेटवर्क नहीं, उनकी सीमाएं हैं। दूसरा, म्यूजियम फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए संग्रहालय। चौथा, म्यूजियम हैव नो बॉर्डर्स दे हैव ए नेटवर्क, संग्रहालय की कोई सीमा नहीं तो उनका एक नेटवर्क होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। म्यूजियम हैव नो बॉर्डर्स दे हैव नेटवर्क्स, म्यूजियम का कोई बॉर्डर नहीं होता, वो लोग का आपस में नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये आईकॉम का वेबसाइट पे मैंने तो आज तक नहीं देखा है, मगर मुझे लगता है एक बार मैं भी घूम के आऊंगा इसको अच्छे से देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम डिपिक्ट स्टोरी ऑफ मैनकाइंड इन टाइम एंड स्पेस, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय समय और स्थान में मानव जाति की कहानी को दर्शाता है। पहला, राजा केलकर दिनकर केलकर म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम। दूसरा, तीसरा बिहार म्यूजियम और चौथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। चल बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आप लोग इस तरीके से एकदम सही सही आंसर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, द जर्नल ब्राउट आउट बाय द म्यूजियम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, भारतीय संग्रहालय संघ द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले जर्नल का नाम है। पहला, इंडियन म्यूजियम जर्नल। दूसरा, जर्नल ऑफ इंडियन म्यूजियम। तीसरा है माई जर्नल और चौथा है म्यूजियम्स इन इंडिया। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर दीजिए। माई के द्वारा कौन सा जर्नल प्रकाशित किया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन 2 है, जर्नल ऑफ इंडियन म्यूजियम, ये है। बाकी जो आप लोग चूज कर रहे हैं वो गलत है, थोड़ा सा सुधारिए इस जगह पे जनरल वाले में। क्वेश्चन नंबर 128, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली हैज इट्स रीजनल म्यूजियम इन, राष्ट्रीय प्राकृतिक संग्रहालय नई दिल्ली के क्षेत्रीय संग्रहालय निम्नलिखित हैं। पहला हैदराबाद, दूसरा गंगटोक, तीसरा मैसूर और चौथा जयपुर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए नीचे दिए गए कोड में से। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है, गंगटोक एंड मैसूर, ऑप्शन 3। Next question 129, the collection of John Trabant was largely responsible for the making of, जॉन ट्रेडस्कांट का संग्रह निम्न में से किसके निर्माण के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था? पहला, ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश संग्रहालय या चोर बाजार उर्फ चोर बाजार। दूसरा, स्मोलिन म्यूजियम, स्मोलिन संग्रहालय। तीसरा, मैडम तुसाद मैजम, मैडम तुसाद संग्रहालय और म्यूजियम। तो चौथा है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 2 है, स्मोलियन म्यूजियम, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। और ब्रिटिश म्यूजियम चोर बाजार की बात ही नहीं करेंगे, मैडम तुसाद जो है वो मोम की पुतलों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन ए म्यूजियम एक्वायर एन ऑब्जेक्ट ऑन परमानेंट बेसिस दिस इज इंटर्ड इन, जब कोई संग्रहालय किसी वस्तु को स्थायी रूप से प्राप्त करता है तो इसे किसमें दर्ज किया जाता है? पहला, लोन रजिस्टर ऋण संग्रहालय में। दूसरा, लोकेशन रजिस्टर और स्थिति संग्रहालय रजिस्टर में, संग्रहालय क्यों मैं बोल रहा हूँ, टेम्पोररी रजिस्टर, अस्थायी रजिस्टर में। और चौथा, एक्सेशन रजिस्टर, परिग्रहण रजिस्टर में। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और इजी एंड इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 4 है, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है। एक्सेशन रजिस्टर में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंट बेसिस पर एक्वायर करते हैं तो उसको एक्सेशन रजिस्टर में ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, द टर्म एनास्टोलिसिस, एनास्टालिसिस, सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन के लिए,
एनास्टिलोसिस यूज इन ए वेनिस चार्टर रेफर्स टू, वेनिस चार्टर में प्रयुक्त एनास्टिलोसिस शब्द का तात्पर्य है पहला रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग पार्ट्स गायब हिस्सों का प्रतिस्थापन, दूसरा है रिसेंबलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बस डिसमेम्बर्ड पार्ट्स खंडित लेकिन मौजूद भागों को पुनः जोड़ना, तीसरा साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डिटोरिएशन प्रोडक्ट्स क्षरण उत्पादों का वैज्ञानिक विश्लेषण और चौथा है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग ऑफ मिसिंग पार्ट्स गायब हिस्सों का कंप्यूटर की सहायता से निर्माण। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है रिजेंबलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बट डिसमेम्बर्ड पार्ट्स, खंडित लेकिन मौजूदा भागों को पुनः जोड़ना, जो जो पार्ट उसके पास है टूटा हुआ है उसी को जोड़ना है, वो एक्स्ट्रा वाला काम वहां पे ऐड नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 132 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन म्यूजियम बुक वाज पब्लिश्ड बाय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश संग्रहालय नामक किताब का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? वन नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, दूसरा नेशनल म्यूजियम, तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और चौथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ मैंने आज ही शायद भेजा है टेलीग्राम पे, आप वहां भी जाके उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी तो ले ही सकते हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है उसको एक झलक देख लीजिए। वही ना, एग्जाम पास करने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, वही वाला कहानी आप पीडीएफ से करके पीडीएफ के साथ कीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये बुक जो है पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 इन म्यूजियम द एक्सेशन रजिस्टर कैन बी एक्सेस्ड बाय, संग्रहालय में परिग्रहण रजिस्टर का उपयोग निम्न में किन किन के द्वारा किया जा सकता है? एक क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष, दूसरा ऑडिट टीम अंकेक्षण टीम, चौथा रिसर्चर शोधकर्ता, चौथा पब्लिक जनसाधारण के लिए। नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड को सेलेक्ट कीजिए। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्यूरेटर और ऑडिट टीम के द्वारा ही एक्सेशन रजिस्टर को देखा जा सकता है। रिसर्चर और पब्लिक तो भैया आप लोग को देखना नहीं है, आप लोग जो जो चीज बोलिएगा उसको साइड से मिल जाएगा, आपका काम एक्सेशन रजिस्टर के साथ एक्सेस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 134 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड एज इंसेक्ट रिपेलेंट फॉर लाइब्रेरी मटेरियल्स, निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का उपयोग पुस्तकालय सामग्री के लिए कीट प्रतिकारक के रूप में किया जाता है? पहला पिकॉक फेदर मोर का पंख, दूसरा स्नेक स्लॉथ सांप की केचुली, तीसरा मोरगोशा लिप्स नीम के पत्ते और चौथा बीटल लिप्स पान के पत्ते। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सिलेक्ट करें। ये काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, एक ऑप्शन को हटाइए आंसर आपके पास मिलेगा। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है ए बी सी पिकॉक फेदर्स, जो कि कीड़े मकोड़ों जो है इस मतलब सांप की केचली और नीम के पत्ते। बीटल लिप्स खाने वाला चीज है, वो तो सारे लोग खाएंगे। चलिए आप लोग का आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, और थोड़ा सा लेट से आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इन एडेड इन द आईकॉम डेफिनेशन म्यूजियम डेफिनेशंस ऑफ म्यूजियम एडेप्टेड इन 2023। देखिए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहा है, खासकर आईकॉम से। निम्न में से किस शब्दों को 2023 में आईकॉम द्वारा दी गई म्यूजियम की परिभाषा में जोड़ा गया है? पहला इन्वायरमेंट पर्यावरण, दूसरा डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी विधिवता एंड संधारणीयता, तीसरा मटेरियल एविडेंस तात्विक साक्ष्य और चौथा है टेंजिबल और इंटेंजिबल मूर्त और अमूर्त विरासत। नहीं माधुरी, कैसे टेंजिबल इंटेंजिबल 2007 में ही आ गया था, मटेरियल एविडेंस कब का हट चुका है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जब इसका डाउनलोड करोगे मतलब देखने जाओगे डेफिनेशन, तो दूसरे लाइन में देखने को मिलेगा इंटेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज के जस्ट बाद डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी हेरिटेज, तो जाके तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी म्यूजियम इन वर्ल्ड, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय संग्रहालय कौन सा है? पहला स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी, दूसरा है यूनिवर्सिटी म्यूजियम लेस्टर, तीसरा आशुतोष म्यूजियम कोलकाता और चौथा स्मोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, स्मोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड। आशुतोष इंडिया में बात किया जाएगा तो आशुतोष म्यूजियम हो जाएगा, पढ़ाई की बात किया जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में आपका बड़ौदा यूनिवर्सिटी एमएस बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 137 इन केस ऑफ फ्लड इन ए म्यूजियम द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ सेल्वेज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल बी, किसी संग्रहालय में बाढ़ आने की स्थिति में निम्नलिखित वस्तु को बचाने की प्राथमिकता का क्रम निम्न क्रमानुसार में से कौन सा होगा? पहला मेटल ऑब्जेक्ट धातु वस्तु, दूसरा हर्बेरियन टेक्सटाइल हर्बेरिया और कपड़ा, तीसरा स्टोन स्कल्पचर्स और चौथा फोटोग्राफ छायाचित्र। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर दीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी आसानी से बनाया जा सकता है, ये गलती कीजिएगा तो समझिए कि आपका नेट जीआरएफ थ्री नेट भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को गलत कीजिएगा। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सॉरी बिल्कुल सही आ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग फोटोग्राफ्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेटल सॉरी टेक्सटाइल और हर्बेरिया को उठाएंगे, उसके बाद हम लोग मेटल ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके बाद में स्टोन स्कल्पचर्स को उठाएंगे।
ये देखा जाए तो ऑर्गेनिक और से स्टार्ट करके इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे और उसमें भी एक देखेंगे कि कौन कौन ज्यादा जल्दी खराब हो सकता है और कोई किसी में थोड़ा सा लेट से खराब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस म्यूजियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन? भारत के किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले संग्रहालय शास्त्र को एक विद्या शाखा के रूप में आरंभ किया? ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। नेक्स्ट, पहला नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान नई दिल्ली, दूसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, तीसरा द एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा और चौथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। देखिए इसका राइट आंसर जो है आप पहले बता ही चुके हैं, ध्यान पर से उतर गया था कि ये क्वेश्चन फिर आगे पूछा गया है। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा जो है सबसे पहले वहां पे पढ़ाई शुरू की गई थी। सेकंड में कोलकाता यूनिवर्सिटी से शुरू की गई, सेकंड में कोलकाता यूनिवर्सिटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए प्रिवेंटिव कंजर्वेशन स्टेप इन स्टोरेज ऑफ म्यूजियम ऑब्जेक्ट? निम्नलिखित में से किन्हें संग्रहालय की वस्तुओं के भंडारण में निवारक संरक्षण कदम माना जाता है? पहला है स्टेबलाइजेशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तापमान और आर्द्रता का स्थिरीकरण। दूसरा, यूज ऑफ एसिड फ्री कैबिनेट्स, एसिड मुक्त कैबिनेट का प्रयोग। तीसरा है कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगाइल ऑब्जेक्ट, नाजुक वस्तुओं का समेकन। और चौथा, यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टोरेज फर्नीचर, विशेष भंडारण फर्नीचर का प्रयोग करना। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रेस्टोरेटिव कंजर्वेशन में अंतर पता होगा तो इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, ए बी डी। कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगाइल ऑब्जेक्ट जो है वो आपका आ जाता है क्यूरेटिव कंजर्वेशन में। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, तो प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में क्यूरेटिव कंजर्वेशन को ऐड नहीं कीजिएगा, ऑप्शन हटा, आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है, असर्शन, व्हेन द ऑब्जेक्ट बरीड फॉर सेंचुरीज इन टॉम्स आर टेकन टू म्यूजियम द ऑब्जेक्ट सफर ग्रेट डैमेज। समाधि कक्ष में सदियों से दबी वस्तुओं को जब संग्रहालय में ले जाया जाता है तो उनको भारी क्षति पहुंचती है। रीजन, लार्ज वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। इस क्षति के लिए जलवायु में भारी कमी, भारी परिवर्तन जिम्मेदार है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है। अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को जब मूवमेंट किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उस दोनों म्यूजियम का एनवायरनमेंट जो है सेम है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो दिक्कत हो सकती है, ऑब्जेक्ट डिटोरिएट हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होता है कि उसका एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। वो पहले समाधि कक्ष में दबा हुआ था और यहाँ पे है कि आ, तुरंत आप उसके नेचुरल जो जितने टाइम तक वो बचा हुआ था आप उसको दूसरे जगह पे ला दिए। अब अच्छा नहीं लगेगा तो खराब ही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव केयर इन ए म्यूजियम द क्यूरेटर शुड, किसी संग्रहालय में निवारक संरक्षण लागू करने के लिए संग्रहालय अध्यक्ष को, पहला, बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम ऑफ डिटोरिएशन, क्षरण के लक्षणों को पहचानना आना चाहिए। दूसरा, नो द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियों के इतिहास जानना चाहिए। तीसरा, बी एबल टू सिग्निफिकेंटली नहीं सॉरी साइंटिफिकली एनालाइज ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के वैज्ञानिक विश्लेषण करना आना चाहिए। और चौथा, बी एबल टू कैरी आउट साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का वैज्ञानिक उपचार करना आना चाहिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है कि बीमारी का अगर हमको प्रिवेंट करना है किसी ऑब्जेक्ट को डिटोरिएट होने से, तो जो क्यूरेटर है उसको पता होना चाहिए कि भाई देखा डिटोरिएशन का क्या क्या सिम्टम्स है, तभी उसे पता चले कि ये लक्षण है, तो इस लक्षण अगर हो रहा है तो उसको किस तरीके से बचाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील्स विथ एक्विजिशन ऑफ चांस डिस्कवरी, निम्नलिखित में से कौन सा कानून आकस्मिक खोजों के अधिग्रहण से संबंध में है? पहला, द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम। दूसरा, द एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम। दूसरा है द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, भारतीय खजाना निधि अधिनियम। और चौथा है द एंटिक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, पुरातत्व पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है, द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1970। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब थोड़ा सा लेट से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, यूएमएसी इज एन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ आईकॉम फॉर, यूएमएसी निम्न में से
आईकॉम की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय समिति है? पहला एनवायरमेंट पर्यावरण, दूसरा एथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान, तीसरा यूनिवर्सिटी म्यूजियम एंड कलेक्शन विश्वविद्यालय संग्रहालय और संग्रह, चौथा इथनोग्राफी नृवंश विज्ञान। बहुत सुंदर, आप लोग का आंसर इतना तेजी के साथ आ रहा है, ये सही है। चलिए, यूनिवर्सिटी म्यूजियम एंड कलेक्शन जो है वो आपका यूएमएससी कमेटी के द्वारा हैंडल होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर स्टोरेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेटालिक ऑब्जेक्ट रिकमेंडेड लेवल ऑफ आरएच इज। पुरातात्विक धातु वस्तुओं के भंडारण के लिए सापेक्षिक आर्द्रता का अनुशंसित स्तर क्या है? पहला ग्रेटर देन 75%, मतलब 75% से ज्यादा, दूसरा है 45% के बराबर, तीसरा है 35% से कम और चौथा है 65% के बराबर। अच्छा, इंग्लिश वाला मतलब हिंदी में ज्यादा बोल दे। इक्वल टू द 45% और उसके बाद है लेसर देन 35% और इक्वल टू द 65%। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है, लेसर देन 35% होना चाहिए, मतलब कि 35% से कम होगा। ड्राई जगह पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट बचा रहेगा, ना ह्यूमिडिटी आएगा तो मेटालिक वहीं से कोलिजन करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, कीपिंग द ऑब्जेक्ट इन फोल्डर्स boxes and cabinets used of exterior shutters and limiting the number of visitors, the steps to reduce। संग्रहालयों में वस्तुओं के फोल्डरों, बक्सों और अलमारियों में रखना, बाहरी शटर का उपयोग और आगंतुकों की संख्या को सीमित करना आदि कदमों का उद्देश्य है। पहला आरएच लेवल इन म्यूजियम, संग्रहालयों में सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर कम करना, दूसरा केमिकल डिटोरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का रासायनिक क्षरण रोकना, तीसरा लाइट लेवल इन म्यूजियम, संग्रहालयों में प्रकाश का स्तर कम करना और चौथा कंपोजिशन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खपत कम करना। वीडियो को पॉज कीजिए। वाह, बहुत सुंदर, आप लोग इतना स्पीड में आंसर दे रहे हैं। आरएच लेवल को कम करना है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल लेवल मतलब कंट्रोल में रहेगा तो भाई कुछ नहीं हो सकता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ज्यादा दिन तक सस्टेन करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 146, अकॉर्डिंग टू द आईकॉम लेटेस्ट डेफिनेशन म्यूजियम इज। आईकॉम की नवीनतम परिभाषा के अनुसार संग्रहालय एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, लाभ रहित संस्था है, दूसरा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, धर्मार्थ संस्था है, तीसरा कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, व्यापारिक संस्था और चौथा नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, लाभ के लिए नहीं संस्था है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर देखिए, थोड़ा सा का चेंजेस किया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है, नॉन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। पहले था नॉन प्रॉफिट, मगर अब उसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया गया है, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। मतलब शब्दों का खेल है थोड़ा सा। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन तो पहले से ही था, बाद में लेटेस्ट जो है 2023 का उसमें है नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटू इज द नेम ऑफ ममी हाउस इन। टूटू नाम का मम्मी कहाँ है? पहला एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, दूसरा आहार म्यूजियम उदयपुर, तीसरा मेहरगढ़ फोर्ट म्यूजियम जोधपुर और चौथा जैसलमेर वार मेमोरियल जैसलमेर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सबको पता है कि टूटू म्यूजियम कहाँ की है, कहाँ की मम्मी है वो। चलिए, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कवर्स, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल है। ए होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत, दूसरा अंडमान एंड निकोबार, तीसरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट और चौथा राजस्थान। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर देख सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, होल्ड ऑफ इंडिया। हाँ, कुछ कुछ जगह पे पहले 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं पे जम्मू एंड कश्मीर जो था वो उस समय नहीं था, मतलब उसका जब आर्टिकल 370 था तो उस समय तक वो पूरा जम्मू एंड कश्मीर में वो चीजें लागू नहीं थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मगर उसके बाद से जब हटा है धारा 370, तब से ये लागू है होल ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन, एक्सपोजर टू लाइट कैन रिजल्ट इन अल्ट्रेशन ऑफ कलर इन। प्रकाश के संपर्क में आने से किस वस्तुओं के रंग में परिवर्तन हो सकता है? पहला सम ऑब्जेक्ट, दूसरा लेटेड ऑफ ब्रॉन्ज, तीसरा ऑल ऑब्जेक्ट, चौथा ग्लास ऑब्जेक्ट। बताइए, प्रकाश से सबसे ज्यादा क्षति किसको पहुंचती है? चलिए, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 1 है, सम ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन छांटने वाला था, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। लेडेड ब्रॉन्ज होगा नहीं, क्योंकि ब्रॉन्ज को प्रकाश से कोई उतना ज्यादा क्षति पहुंचती नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट, सभी वस्तु को प्रकाश से भी क्षति नहीं पहुंचती है। ग्लास ऑब्जेक्ट को भी उतना ज्यादा क्षति नहीं पहुंचती है। सम ऑब्जेक्ट मतलब जितने जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, पेंटिंग पेंटिंग टाइप के हैं, उसको कलर से ज्यादा क्षति पहुंचता है। दैट्स वाई यहाँ से मतलब इजी वे में अगर इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो इजी वे में इसको बना सकते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन आपका
कि रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द मेन कलेक्शन इन ए, किस संग्रहालय में चट्टानों और खनिज मुख्य संग्रह हैं। होता है पहला आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम पुरातत्व संग्रहालय, दूसरा जूलॉजिकल म्यूजियम प्राणी संग्रहालय, तीसरा जियोलॉजिकल म्यूजियम भूवैज्ञानिक संग्रहालय, चौथा है बोटोनिकल म्यूजियम वनस्पति संग्रहालय। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, जियोलॉजिकल म्यूजियम भूवैज्ञानिक संग्रहालय, जूलॉजिकल नहीं जियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये आज भर के लिए इतना ही था। आप लोगों को इतने देर तक बने रहे मेरे वीडियो पे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जाइए और आप लोग नेट जेआरएफ में सफलता हासिल कीजिए, और नेट सफलता हासिल करने के बाद टेलीग्राम में उसकी जानकारी हम लोग को दीजिए, हम लोग आपको और भी ज़्यादा बधाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद। ऑल द बेस्ट।